हे गाइस व्हाट्सअप, दिस इज सी ए पीयूष गोयल। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली रियली फैंटास्टिक। बढ़िया हो एकदम, यही आशा करता हूँ। सो यार, लास्ट क्लास में लास्ट का जो लेक्चर था मैंने अपलोड किया था, उसमें अपन ने रैप कर दिया था कम्प्लीटली पूरा का पूरा अपना सेकंड चैप्टर। क्वेश्चंस पेंडिंग थे। लास्ट लेक्चर मैंने क्वेश्चंस करवाए थे आपके चैप्टर 2 के, ऑडिट स्ट्रेटजी, ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम वाले चैप्टर के। वो सर हमने चैप्टर कर दिया था पूरा का पूरा कंप्लीट, डन डन डन। आई होप तुम लोगों को समझ आया होगा यार कि ऑडिट स्ट्रैटेजी क्या होती है, प्लानिंग क्या होता है और ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है। तीनों में डिफरेंस क्या है? बहुत स्लाइटली डिफरेंस है तीनों में। तुम लोगों ने आई थिंक क्लासेस लगा ली होंगी। अगर अब तक नहीं लगाई गाइज तो प्लीज़ मैं फिर कह रहा हूँ तुम लोगों को रेगुलर बेसिस पे क्लासेस लगाओ। लैग बिल्कुल भी मत करो। बिकॉज अगर तुम सोच रहे हो कि यार सर हम तो एक बार ही इकट्ठा क्लासेस लगा लेंगे, एग्जाम्स के पास जाकर जुलाई में क्लासेस लगा लेंगे, जून में क्लासेस लगा लेंगे और इकट्ठी लगा लेंगे, जितनी क्लासेस होंगी 50 60 100 जितनी क्लासेस होंगी हम सभी क्लासेस इकट्ठी लगा लेंगे। भाई मेरे, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ऑडिट जैसा सब्जेक्ट अगर तुम इकट्ठा लगाने जाओगे, इकट्ठा कवरअप नहीं हो पाएगा। मैं लिख के कह रहा हूँ तुम लोगों को, नहीं कवर हो पाएगा। मैंने तो देखा प्रैक्टिकली सी ए इंटर और सी ए फाइनल दोनों लेवल्स पे। इट्स रियली रियली बहुत टिपिकल सब्जेक्ट है, बहुत एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है रादर आई वुड से। जब तक तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा तब तक तुम नहीं कर पाओगे। एंड अगर तुम चाहोगे कि हम इकट्ठे लगा के सभी कॉन्सेप्ट को एक बार में समझ लें तो डेफिनेटली तुम लोग बोर हो जाओगे, तुम्हें मोनोटोनस लगने लग जाएगा एक टाइम पर आके। सो मैं तुम लोगों को सीधी सी बात कह रहा हूँ, बिकॉज इतनी थ्योरी है, कंसेप्ट हैं, हर चीज़ एक कंसेप्चुअल है। आई एग्री, बट थ्योरी इतनी ज़्यादा है एंड दैट वो थ्योरी तुम्हें मेमोराइज भी करनी है। सो अगर तुम चाहो कि इकट्ठा हम लगा लें 15-20 लेक्चर्स, तो भाई वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तुम लोग थ्योरी से बहुत बोर हो जाओगे। साथ साथ में करो, मज़े से पढ़ो। मैं हर चीज़ को प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ, रियल वर्ल्ड से लिंक करके समझा रहा हूँ, एग्जांपल्स प्रैक्टिकली तुम्हें लाइवली एग्जांपल्स दे रहा हूँ तुम्हें, जिस तो सो दैट तुम लोग लिंक कर सको। बस तुमसे एक इतनी सी रिक्वेस्ट करता हूँ भाई कि तुम लोग रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पर क्लासेस को देखो, लैग मत करो। राइट, ठीक है भाई, करते हैं शुरू फिर आज अपना चैप्टर 3, रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक निवेदन है, एक अनुरोध, लाइक कर देना, थम्स अप कर देना अपने इस बड़े भाई के लिए। वीडियो अच्छी लगे अगर क्लास लगाने के बाद तो कमेंट करके जाना कि कैसा लगा। उसके बाद शेयर कर दो उन सभी के साथ भाई जिनके भी एग्जाम्स आ रहे हैं, जिनका भी टर्म सितंबर 25, जैन 26 एंड ऑनवर्ड्स है। एंड अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई अब मैं कुछ नहीं बोलूँगा, तुम्हारी है मर्जी। मैं करता हूँ चैप्टर शुरू। करते हैं चैप्टर शुरू सर, रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल, चैप्टर 3 आपके स्टडी मॉड्यूल का। सो भाई इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले यार देखो, मैं तुम लोगों को कुछ टर्म्स, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ टर्म्स कह सकते हो, कॉन्सेप्ट्स कह सकते हो जो इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे, रादर आई वुड से इस चैप्टर के लिए नहीं अकेला, नॉट ओनली फॉर दिस चैप्टर बट फॉर योर होल ऑडिट। तुम सी ए फाइनल में जाओ, सी ए इंटर में ऑडिट पढ़ रहे हो, भी सी ए फाइनल का ऑडिट पढ़ोगे, राइट। तुम ये कॉन्सेप्ट इस तरह के हैं, वो तुम्हें पूरे के पूरे तुम्हारे ऑडिट के थ्रू आउट योर लाइफ काम आएंगे। इनफैक्ट रादर आई वुड से सी ए बनने के बाद अगर तुम ऑडिट एंड एश्योरेंस में अपना प्रैक्टिस करते हुए अपनी जॉब करते हो तो डेफिनेटली तुम्हें वहाँ भी ये कॉन्सेप्ट्स काम आएंगे अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे इस चैप्टर के। इतना इंपॉर्टेंट है ये तुम्हारा चैप्टर। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू थे तो भाई ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है ही है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है तुम्हारा एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से तो। बट अगर मैं तुम्हारी बात करूँ तुम्हारी रियल लाइफ से, तुम्हारे प्रैक्टिकल लाइफ से, जब तुम सी ए बन जाओगे, तुम ऑडिट पर प्रैक्टिस करोगे अपनी, या तुम अगर जॉब भी करना चाहते हो ऑडिट एंड एश्योरेंस में, भाई डेफिनेटली दिस चैप्टर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो करते हैं सर शुरू फिर इस इंपॉर्टेंट चैप्टर को, रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। तो भाई चैप्टर को शुरू करने से पहले अपन लोग पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, सब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करते हैं भाई, बिकॉज ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले। बिकॉज ये तुम लगा लो, ये जो 5-6 कॉन्सेप्ट्स हैं ये इस चैप्टर का बेस है। इट इज़ अ बेस, ये फाउंडेशन है इस चैप्टर की पूरी, ये 5 कॉन्सेप्ट्स। चलते हैं फिर शुरू करते हैं इस चैप्टर को यार। तो सर पहला आपका, सबसे पहला जो आपका कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का वो आता है मिसस्टेटमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय मिसस्टेटमेंट? क्या है सर ये वर्ड मिसस्टेटमेंट? सर हमारे चैप्टर का नाम तो है रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल, आप हम मिसस्टेटमेंट पढ़ा रहे हो। अरे रुको तो सही, मैं कह रहा हूँ ना, भरोसा रखो, एंड में सब कुछ लिंक हो जाएगा बॉस, सब कुछ लिंक हो जाएगा। तुम लोगों को आज की क्लास में नहीं तो कल की क्लास में पता लग जाएगा डेफिनेटली कि ये कॉन्सेप्ट्स क्यों पढ़ा रहा था मैं तुम लोगों को। मैं कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं करता। आओ समझते हैं भाई इस वर्ड को, मिस स्टेटमेंट होती क्या है। अगर तुम लोगों को याद हो यार तो चैप्टर 2 में मैंने जब करवाया था तुम लोगों को, ये पिछला चैप्टर अपना स्ट्रेटजी प्लानिंग प्रोग्राम वाला, तो उस चैप्टर में भी मैंने तुम लोगों को मिस स्टेटमेंट का मतलब समझाया था। अगर किसी बच्चे को याद हो तो बहुत अच्छी बात है,
मैंने तुम लोगों को उस चैप्टर में भी एक ग्लिम्स दिया था कि व्हाट डू मीन बाय मिसस्टेटमेंट, ठीक है। क्या मैंने कहा था उस चैप्टर में, जो उसमें कहा था वही आज कहूँगा। जो होना चाहिए था, ध्यान से सुनना, जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ, मतलब होना ये चाहिए था और वो नहीं हुआ, इट इज़ नोन एज मिसस्टेटमेंट। बस बस लिख के ले लो, यही कुछ है, समझाता हूँ अच्छी तरह से। मिसस्टेटमेंट क्या होती है, जो होना चाहिए था, हिंदी में लिख लेना अपने नोट्स के ऊपर, वो नहीं हुआ, दिस इज नोन एज मिसस्टेटमेंट। आइए समझाता हूँ कैसे। अमाउंट, तुम लोगों ने क्या किया, परचेज किया, क्या एंट्री पास करोगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट, राइट। भाई लेट सपोज मान के चलते हैं कि यार जो परचेज की थी तुम लोगों ने वो कितने की थी, भाई वो की थी तुम लोगों ने लेट सपोज 20,000 की, लेट सपोज 20,000 का तुमने अपने बिजनेस के लिए सामान परचेज किया, लेट सपोज फिनिश गुड्स परचेज किए, राइट। हुआ क्या, अकाउंटेंट साहब जब एंट्री करने जा रहे थे, फ्लो में एक जीरो ज़्यादा लग गई, क्या फ़र्क पड़ता है सर, फ्लो में सर क्या हुआ, लगाने तो 4 जीरोस थी 2 के पीछे, बट फ्लो में एक ज़ीरो ज़्यादा लग गई, अमाउंट कितनी हो गई, 2 लाख रुपए। होनी चाहिए कितनी थी, 20,000, हो कितनी गई, 2 लाख रुपया। मतलब होना चाहिए था वो नहीं हुआ, होना 20,000 चाहिए था, हो कितना गया, 2 लाख रुपीज़। दिस इज अ मिसस्टेटमेंट, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मिसस्टेटमेंट। समझ गए, एक और एग्जाम्पल देता हूँ। ये एग्जाम्पल थी अमाउंट की। लाइक मिस स्टेटमेंट की अलग अलग टाइप्स होती हैं, हम पढ़ेंगे, डेफिनेशन तुम लोगों को मैं रीड करवाऊंगा। मिस स्टेटमेंट्स की मेरे भाई अलग अलग वो होती हैं, टाइप्स होती हैं। तो ये था मिस स्टेटमेंट अमाउंट का, जिसमें अमाउंट गलत है। अब आ जाओ तुम लोग क्लासिफिकेशन के ऊपर। भाई तुम लोगों ने अपने ऑफिस की बिल्डिंग के अंदर एक नया लेट्स सपोज न्यू कोलैबोरेशन एरिया कंस्ट्रक्ट करवाया, न्यू कोलैबोरेशन एरिया कंस्ट्रक्ट करवाया। कोलैबोरेशन एरिया माने तो जहाँ तुम लोग सब इकट्ठे होते हो, तुम जहाँ तुम्हारी टीम, लाइक जहाँ तुम्हारी पूरी की पूरी टीम इकट्ठी होती है, टीम मीटिंग्स होती हैं, ब्रीफिंग मीटिंग्स हो सकती हैं, या जब तुम सब गैदर करते हो, गेट टुगेदर करते हो, रादर से वो ज़्यादा बेटर वर्ड रहेगा, गेट टुगेदर करते हो जब तुम टीम लोग कोई सेलिब्रेशन करते हो, तो तुम्हारा कोलैबोरेशन है जब तुम जहाँ वो एरिया जहाँ तुम सब लोग कोलैब करते हो, इकट्ठे होते हो। तो तुमने भाई अपने ऑफिस बिल्डिंग में एक नया कोलैबोरेशन एरिया को कंस्ट्रक्ट करवाया, राइट। भाई जाहिर सी बात है, ये किस नेचर का एक्सपेंडिचर है, कैपिटल नेचर का। सर कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है ना यार, ये तो इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए भाई। पढ़ के आए हो सीए फाउंडेशन में, कैपेक्स और रेवेन्यू नेचर में क्या डिफरेंस होता है, ये तो मैं नहीं एक्सप्लेन करूंगा, ऑब्वियस सी बात है, राइट। बट लेट्स सपोज इसकी अमाउंट थी कितनी, 5 लाख। 5 लाख रुपया लगा के भाई तुम लोगों ने अपने ऑफिस में ये कंस्ट्रक्ट करवाया कोलैबोरेशन एरिया। तुम्हारे अकाउंटेंट ने क्या किया, तुम्हारे अकाउंटेंट को लेट्स सपोज समझ नहीं थी कि कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर क्या होता है और रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर क्या होता है। उसने सोचा 5 लाख की बात है यार, चल पीएनएल में डाल दे, चल पीएनएल में, अरे चल पीएनएल में। उसने क्या किया, इस एक्सपेंडिचर को क्या ट्रीट कर लिया, रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर। सर होना चाहिए था क्या, कैपिटल नेचर का, ये बिल्डिंग में कैपिटलाइज होना चाहिए था। बट उसने किया क्या, उसने क्या किया, रिपेयर मेंटेनेंस का अकाउंट खोलकर इसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिया। 5 लाख गया तुम्हारा पीएनएल में। होना चाहिए था कैपिटल एक्सपेंडिचर, हो क्या गया, रेवेन्यू। जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ, मतलब मिस स्टेटमेंट। क्लासिफिकेशन मिस स्टेटमेंट की एक एग्जांपल। उसके बाद आ जाओ बॉस, डिस्क्लोजर, एक और टाइप है बॉस मिस स्टेटमेंट की। मतलब जब तुम लोग अपना ये बनाते हो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एसपीएल बनाते हो तुम लोग, तो ऊपर आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, फिर आती है अदर इनकम, ऐसे ही बनाते हो जी सर। भाई रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, अगर तुम इसका नोट फिर तुम इसका नोट भी खोलते हो, यहाँ पे नोट्स का कॉलम होता है, इसको नोट 1 देते हो,
और कंपनी दैट क्या कहता है भाई, आपका जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है उसके आप नोट्स टू अकाउंट्स में उसका नोट खोलो और बताओ, बाइफर्केशन करके बताओ कि सेल ऑफ प्रोडक्ट्स इतनी है, सेल ऑफ सर्विस इतनी है। अगर आप दोनों बिजनेस में हो, लाइक आप सर्विस भी प्रोवाइड करते हो और प्रोडक्ट्स भी सेल करते हो, तो आप वो कहता है बाइफर्केशन करके बताओ कि यार तुम्हारी जो सेल है वो प्रोडक्ट से कितनी आई, सामान कितना बेचा, एंड सर्विस है तुम्हारी कितनी टर्नओवर है, ठीक है, एंड सो ऑन। ये एक तरह का क्या होगा, डिस्क्लोजर हो गया। अब तुमने क्या किया, तुमने डिस्क्लोजर नहीं दिया, तुमने इकट्ठी सेल दिखा दी, तुमने बाइफर्केशन नहीं की कि सर हमारी प्रोडक्ट में इतनी सेल हुई है, सर्विस में हमारी इतनी सेल हुई है। तुम लोग कहते हैं अच्छा डिस्क्लोजर को, यार सेल तो सेल ही है, अरे क्या ही फ़र्क पड़ता है रे कि प्रोडक्ट में हो या सर्विस में हो, आखिरकार सेल तो सेल ही है। इट इज़ अ मिसस्टेटमेंट ऑफ डिस्क्लोजर। जैसा डिस्क्लोजर होना चाहिए था तुम लोगों ने ऐसा डिस्क्लोजर नहीं दिया। आई होप तुम लोगों को समझ आया होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय मिसस्टेटमेंट। सर जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ। टेक्निकल डेफिनेशन को मैं अभी पढ़ाने जा रहा हूँ, बट उसको पढ़ने से पहले मेरे भाई तुम लोग मतलब समझो कि व्हाट डू यू मीन बाय मिसस्टेटमेंट। आई रियली डोंट वांट कि मेरा जो स्टूडेंट है वो किसी डेफिनेशन को रट्टा मारे, क्रैम करे। डेफिनेशन को तुम लोगों को मैं समझा दूंगा, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है, वो समझा नहीं जा रहा हूँ उसके बाद, बट उससे पहले एसेंस क्या है इस वर्ड का, इस मिस स्टेटमेंट के वर्ड का, उसको समझो। बिकॉज गाइज ये एक ऐसा वर्ड है मिस स्टेटमेंट, इनफैक्ट ये छोड़ो, जो भी आज मैं कॉन्सेप्ट्स कवर करूंगा आज के लेक्चर में, जो टर्म्स करूंगा 5-6 टर्म्स कवर करूंगा, वो इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है, तुम लोगों को शायद आज मेरी बात का रियलाइजेशन ना हो पाए इस चीज़ का, बट जब तुम लोग प्रोग्रेस करोगे, आगे बढ़ोगे अपनी सीए जर्नी में, ऑडिट आर्टिकलशिप में जाओगे, या अपने बाकी चैप्टर करोगे, इनफैक्ट ऑडिट के इंटर में बाकी चैप्टर्स भी करोगे इसके बाद, और फाइनल में जब ऑडिट करोगे और अपनी रियल लाइफ में जाओगे, प्रैक्टिस में और जॉब में, डेफिनेटली तुम लोगों को समझ आ जाएगा इन वर्ड्स का मतलब एक्चुअल में कितनी रेलेवेंस रखते हैं ये वर्ड्स ऑडिट के लैंग्वेज में, ठीक। सो जो होना चाहिए था सर वो नहीं हुआ, इट इज़ मिस स्टेटमेंट। आइए चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। तो सर यह है आपका चैप्टर 3, पढ़ते हैं मिस स्टेटमेंट के डेफिनेशन को सबसे पहले। यप, व्हाट डू मीन बाय मिस स्टेटमेंट, क्या मतलब होता है? मिस स्टेटमेंट रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर, राइट, ऑफ अ रिपोर्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम, ठीक है, एंड द अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द आइटम टू बी इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल एफआरएफ, माने तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। मिस स्टेटमेंट्स कैन अराइज फ्रॉम एरर और फ्रॉड, क्या बात है, फोकस कहाँ पे करना, हाईलाइट कर रहा हूँ। मिस स्टेटमेंट सर क्या होती है, इट रेफर्स टू, क्या है, टू द डिफरेंस बिटवीन, किसके बीच में, अमाउंट के बीच में, क्लासिफिकेशन के बीच, या डिस्क्लोजर प्रेजेंटेशन के बीच में, राइट। तीनों एग्जांपल दे चुका हूँ, विजुलाइज करो अपने मन में, तीनों एग्जांपल दे चुका हूँ, दोबारा कह रहा हूँ अपने मन में सोचो, रिकॉल करो मैंने क्या क्या एग्जांपल ली थी। डिफरेंस अमाउंट में, क्लासिफिकेशन में, प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर में, किससे डिफरेंस सर, डिफरेंस तो किसी दो चीज़ों में होगा ना सर, A माइनस बी, 1-1, 2-2, A-C, दो चीज़ों के बीच में डिफरेंस होगा। बिटवीन द अमाउंट ऑफ अ रिपोर्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम, मतलब जो तुमने अमाउंट, क्लासिफिकेशन, डिस्क्लोजर अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिपोर्ट किया है, जो तुम्हारे फिगर्स में आ रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ रहा है। हमारे केस में क्या था, अकाउंटेंट साहब ने एंट्री कितने की थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, 20,000 की, दैट इज ऑफ अ फाइनेंशियल रिपोर्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम, कि जो तुमने रिपोर्ट किया एक्चुअल में बुक्स में। हमारे केस में 20,000 था, हमारे केस में क्या था, कैपेक्स था, सॉरी रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर था, उसने पीएनएल में डाल दिया था, जो रिपोर्ट की है। एंड द अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर दैट इज रिक्वायर्ड, जो रिक्वायर्ड था, मतलब जो होना चाहिए था, विच वॉज रिक्वायर्ड, जैसा होना चाहिए था, टू बी इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल एफआरएफ, कि जैसे एप्लीकेबल एफआरएफ कहते हैं उस तरह, दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द आइटम टू बी इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल एफआरएफ, जैसा होना चाहिए था, उनके बीच के जो डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं मिस स्टेटमेंट। सर एफआरएफ कहते हैं कि अगर आप कोई कोलैबोरेशन या कंस्ट्रक्ट करवा रहे हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर कर रहे हो, तो उसको बिल्डिंग में कैपिटलाइज कर दो, बट हमने क्या किया, रेवेन्यू नेचर दिखा दिया। डिफरेंस आ गया ना मेरे भाई क्लासिफिकेशन में, दोनों के बीच में, जैसा एप्लीकेबल एफआरएफ चाहते थे हमने वैसा नहीं किया, मिस स्टेटमेंट हो गई। होना चाहिए था 2 लाख रुपया, तुमने रिकॉर्ड कर दी 20,000 रुपया, मिस स्टेटमेंट आ गया ना, डिफरेंस आ गया ना यार।
आई होप तुम लोगों को समझ आई होगी डेफिनेशन मिस स्टेटमेंट की कि मिस स्टेटमेंट का मतलब होता क्या है। आई होप तुम लोगों को समझ आ गया होगा। ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि मिस स्टेटमेंट कैन अराइज फ्रॉम फ्रॉड और एरर। भैया ज़रूरी नहीं है कि फ्रॉड ही हो, एरर। सर इंसान है सर, गलती हो जाती है, क्या फ़र्क पड़ गया मेरे भाई, हम सब इंसान है, गलतियों का पुतला इंसान। क्या फ़र्क पड़ गया सर अगर 1-0 हो, ज़्यादा मिल गई फ्लो में, क्या फ़र्क पड़ गया, गलती होगी सर, गलती से मिस्टेक, यही उम्र है मेरी तो गलती से मिस्टेक करने की। या फिर फ्रॉड, उम्र कोई नहीं है जाने ये फ्रॉड किया अपन ने, फ्रॉड फ्रॉड, ये मैं फ्रॉड कर रहा है जानबूझ के, इंटेंशनली मैंने 2 लाख रुपया दिखाया था ताकि मैं अपनी फिगर्स की विंडो ड्रेसिंग कर सकूं, उनको अपलिफ्ट करके दिखा सकूं, बेटर करके दिखा सकूं अपनी बिजनेस की पोजीशन। या फ्रॉड या एरर मिस स्टेटमेंट दोनों वजह से हो सकती है, या तो गलती से मिस्टेक हो गई या फिर जानबूझ कर हो गई। इसको अगर तुम याद रखना चाहो, वैसे तो याद रखने की जरूरत नहीं है, अपने भी याद हो जाएगा, अमाउंट क्लासिफिकेशन प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर। स्टिल अगर तुम लोग याद रखना चाहो तो छोटी सी एम्प्टी तुम्हारे लिए, माने तो मेमोरी टेक्निक, मिस स्टेटमेंट माने तो ACP दिया सर, और नहीं तो क्या, अमाउंट क्लासिफिकेशन प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, ACPD लिख लो, चलो ACPD। आई होप तुम लोगों को समझ आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट। कूल कूल कूल। चलते हैं मेरे भाई अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ यार, मटेरियल मिसस्टेटमेंट। हो अब तुम लोगों को मिसस्टेटमेंट का मतलब तो समझ आ गया कि मिसस्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, वो तुम लोगों को अच्छी तरह पता लग गया, राइट। बट सर मटेरियल मिसस्टेटमेंट किसे कहेंगे? वी नो वट डू मीन बाय मिसस्टेटमेंट, हमें अच्छी तरह पता है, बट सर वट इज द मीनिंग ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट? आइए समझते हैं इस प्यारे से कॉन्सेप्ट को। देखो यार, सबसे पहली बात तो इस मटेरियल वर्ड का मतलब समझो। इस वर्ड का मतलब होता क्या है? डेफिनेशन, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बुक का पेज टर्न कर रहे होंगे इस टाइम बैठ के कि सर डेफिनेशन नहीं पढ़ा रही, ये नहीं कर रहे। मैं कह रहा हूँ राइट टाइम आने पर मैं सब कुछ करवा दूंगा। अब तुम्हारे सामने मिस स्टेटमेंट का मतलब लोगों को मैंने डेफिनेशन भी तुम्हें कवर करवाई है पूरी की पूरी बुक से, एग्जैक्टली। राइट टाइम आने दो, सब कुछ कवर होगा। जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान दो। मटेरियल वर्ड का मतलब समझो। सर कोई मिसस्टेटमेंट मटेरियल कम मानी जाएगी, ध्यान से सुनना, मतलब मिसस्टेटमेंट हो गई, हमें पता है कि 20,000 होना चाहिए था बट 2 लाख रुपया रिपोर्ट कर दिया। कैपेक्स होना चाहिए था बट उसने रेवेन्यू ओपेक्स में बुक कर दिया। मिसस्टेटमेंट हो गई, बट ये मिसस्टेटमेंट कब मटेरियल मानी जाएगी? मटेरियल मतलब इंपॉर्टेंट, या अगर मैं तुम्हें एक्चुअल में समझाना चाहूँ, इसका मतलब टेक्निकल लैंग्वेज में भी समझाना चाहूँ, ध्यान से सुनना। एक मिसस्टेटमेंट तब मटेरियल मानी जाएगी इफ इट कैन अफेक्ट द डिसीजन ऑफ यूजर ऑफ FS। भाई एक मिसस्टेटमेंट को मटेरियल कब माना जाएगा? तब माना जाएगा सर जब वो मिसस्टेटमेंट डिसीजन को अफेक्ट कर दे यूजर ऑफ FS के, यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो बंदा यूजर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, उसका जो डिसीजन है उसको चेंज करने की पावर रखती हो, उसको अफेक्ट करने की पावर रखती हो, उसको हम मानेंगे मटेरियल मिसस्टेटमेंट। समझ नहीं आया? सर समझ नहीं आया, सिर्फ एग्जाम्पल ही दे रहा हूँ, आइए समझते हैं। बिकॉज इट्स अ वेरी टिपिकल, ये थोड़े कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स हैं, थोड़े टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स हैं, बिना एग्जाम्पल के समझ आ भी नहीं सकते। सो ABC लिमिटेड कंपनी है, राइट। सर ABC कंपनी ने अपना प्रॉफिट रिपोर्ट किया फॉर द फाइनेंशियल ईयर, लेट्स सपोज 2024 टू 2025, जो उनका फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है ABC लिमिटेड का। ये फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया, इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं, इन्होंने कितना रिपोर्ट किए इस फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट? सर प्रॉफिट इनकी बुक्स में आ रहा है
5,50,60,302 रुपये, लेट्स सपोज। क्या बात है सर, बड़ा चुन के नंबर लिखा आपने। अरे ऐसी है बस। तो भाई एबीसी लिमिटेड ने अपने जो रिसेंट उनका फाइनेंशियल क्लोज हुआ है उसका प्रॉफिट कितना रिपोर्ट किया अपनी बुक्स में, बुक्स ऑफ अकाउंट में, अपने एसपीएल में 5 CR 5 crores 50 lakh 60,302 रुपीज, राइट। अब मेरी बात सुनो, लाइक तुम्हें अगर लेट सपोज इनका ऑडिट हो गया, लेट सपोज इनका ऑडिट हो चुका, लेट सपोज ऑडिट हो गया, बैलेंस शीट बन गई, ये ऑडिटर साहब ने अपने यहाँ पर सिग्नेचर कर दिए, ठीक है, और ऑडिट रिपोर्ट भी इशू कर दी, इनका ऑडिट हो गया लेट सपोज, और ऑडिटर साहब ने फाइनल कर दिया कि ये इतना ही प्रॉफिट है, 5,50,60,302 रुपये का प्रॉफिट है इनका इस फाइनेंशियल ईयर का, ठीक है। लेट सपोज हुआ क्या, कल को कोई गलती मिल गई, कल को कोई गलती मिल गई, मिल सकती है बिल्कुल, बिकॉज सर हम तो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, चैप्टर 1 से पढ़ते आ रहे हैं, ऐसे 200 हमने पढ़ा है कि ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है, भैया मैं तो रीजनेबल एश्योरेंस दूंगा, मैं तेरे को एब्सोल्यूट एश्योरेंस थोड़ी ना दे रहा हूँ कि कोई गलती मिल ही नहीं सकती, मैं तेरे को रीजनेबल एश्योरेंस दे रहा हूँ। मैं तो खुद हम यही पढ़ते आ रहे हैं कि एक ऑडिटर जो है वो रीजनेबल एश्योरेंस इशू करता है ना कि एब्सोल्यूट एश्योरेंस। कल को गलती मिल सकती है, राइट। तो भाई कल को गलती मिल गई, ठीक है, गलती कितने अमाउंट की मिली, लेट सपोज कितने अमाउंट की गलती मिली, लेट सपोज 10 लाख रुपए की कोई गलती मिल गई। वो गलती से क्या हो रहा था, 10 लाख रुपए से इनका जो प्रॉफिट है वो कम हो रहा था, मतलब इनका प्रॉफिट है कितना जो बुक्स में रिपोर्ट किया गया है ये वाला, वो 10 लाख की गलती थी, वो 10 लाख से प्रॉफिट ज़्यादा दिखाया हुआ इन्होंने, कोई गलती थी, ठीक है। लेट सपोज कोई बिल था, कोई सेल्स का बिल था जो था अपना 10,000 रुपये का, इन्होंने उसको दिखा कितने का दिया, 10 लाख रुपये का, तो समथिंग 9 लाख 10 लाख से समथिंग इनका प्रॉफिट इन्फ्लेट होकर दिखा रहा है। लेट सपोज कोई गलती होगी अकाउंटेंट से, अमाउंट का मिसस्टेटमेंट है सर, ये मिसस्टेटमेंट है। लेट सपोज होना चाहिए था 1 लाख रुपये, 10,000 रुपये का बिल, इन्होंने 10,000 रुपये की सेल की, अकाउंटेंट ने गलती से 2 जीरोज एक्स्ट्रा लगा दी, 10 लाख का बिल काट दिया, इसकी वजह से सेल क्या होगी, इन्फ्लेट होगी। लेट सपोज मिसस्टेटमेंट है, राइट, अमाउंट की मिसस्टेटमेंट तुम लोग पढ़, अभी हमने एग्जांपल ली, तो इनका प्रॉफिट जो है वो 10 लाख से ज़्यादा आ रहा है। वो गलती अगर गलती ना हुई होती तो कितना प्रॉफिट आता है, अगर उन्होंने उस गलती को पकड़ लेता, ऑडिटर चेक कर लेता, कितना आता, सर इनका प्रॉफिट हो जाता 10 लाख कम, यानी कि 5,40,60,302 रुपीज़, ये प्रॉफिट हो जाता सर इनका 10 लाख कम। अब एक ये एंटिटी का 5 करोड़ का प्रॉफिट है, 5 करोड़ का क्या है मेरे भाई, प्रॉफिट है। लेट सपोज एंटिटी की जो टर्नओवर है सर वो कितनी है, लेट सपोज इस एंटिटी की टर्नओवर है 200 CR, 200 करोड़ की इनकी टर्नओवर है और 5 करोड़ 50 लाख का क्या था, प्रॉफिट था। मेरी बात सुनो, इनका प्रॉफिट कितना रह गया, मतलब लाइक प्रॉफिट होना कितना चाहिए था इनका, 5,40,60,302 रुपीज़। क्या कोई फ़र्क पड़ता है, मैं कह रहा हूँ अगर 5,50,60,000 का प्रॉफिट दिखा दिया, होना पर चाहिए था 40 लाख, 5,40,00,000, कोई फ़र्क पड़ता है क्या भाई, लाइक 200 करोड़ की टर्नओवर वाली कंपनी के लिए 10 लाख कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। क्या ये अमाउंट इंपॉर्टेंट है, मटेरियल है, मतलब मटेरियल का मतलब आप समझाता हूँ। सपोज मैं एक इन्वेस्टर हूँ, सपोज सर मैं एक इन्वेस्टर हूँ, मैंने इस कंपनी में पैसा लगाना है, मैंने इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। अब मेरे को बात सुनो, मैंने इस कंपनी में लाइक पैसा, जब मैंने इसका प्रॉफिट देखा तो प्रॉफिट कितना था, 5,50,00,000 का प्रॉफिट है, ठीक है। अगर मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, बिल्कुल करना चाहता हूँ। अगर कल को कोई मेरे को आके ये कह दे कि सर कंपनी का प्रॉफिट 5,50,00,000 नहीं है, 5,40,00,000 है जी, 10 लाख कम है प्रॉफिट, तो मेरा क्या रिएक्शन होगा, तो क्या हो गया, क्या ही फ़र्क पड़ गया यार, क्या हो गया, 10 लाख ही तो कम है। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। बिल्कुल। इन्वेस्टर कहता भाई क्या ही फ़र्क पड़ गया यार, 200 करोड़ की कंपनी है, 5 करोड़ प्रॉफिट पहले भी था, अब भी है, 10 लाख की तो बात है, कितनी बड़ी बात है भाई, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब मैं पहले भी इन्वेस्ट करना चाहता था, मेरा डिसीजन था मैं इन्वेस्ट करूँगा, मेरा अब भी डिसीजन क्या है, मैं इन्वेस्ट करूँगा। कोई इतनी भी बड़ी बात नहीं हुई, 10 लाख की बात है, कोई ज़्यादा कोई बड़ी स्टेटमेंट नहीं है। मतलब जो गलती मिली
जो गलती ये मिली, इसने मेरा डिसीज़न चेंज नहीं किया। ये जो मिसस्टेटमेंट थी, इसने मेरे डिसीज़न को अफेक्ट नहीं किया। समझ पा रहे हो चीज़ जो मैंने डेफिनेशन लिखी थी स्टार्टिंग में? इट कैन अफेक्ट द डिसीजन ऑफ यूजर ऑफ एफएस, कि अगर कोई गलती, अगर कोई मिसस्टेटमेंट एक यूजर के डिसीजन को अफेक्ट कर दे। इन्वेस्टर कौन है? यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हम चैप्टर 1 में पढ़ के आ रहे हैं, बेसिक्स हैं बिल्कुल, राइट। क्या इस 10 लाख रुपए की गलती ने क्या मेरे डिसीजन को इफेक्ट किया? आंसर इज नो। 200 CR की कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी है, बड़े बड़ी कंपनी में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। 10 लाख की बात कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब मेरा डिसीजन अटल है, वो नहीं हिला, जैसे था वैसे ही है। आई होप तुम लोगों को समझ आ गए। और एग्जांपल देता हूँ, शांत रहो, एग्जांपल लेता हूँ, समझ आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, राइट। कूल सर, सपोज इस कंपनी में जो गलती मिली हमें, इस कंपनी में जो हमें गलती मिली वो 10 लाख रुपए की गलती नहीं थी सर। हमें पता लगा कि इस कंपनी में 2.5 CR से प्रॉफिट इन्फ्लेट किया गया है। ओ माय गॉड, 2.5 करोड़ से प्रॉफिट को इन्फ्लेट किया गया है सर। हमें ये पता लगा ड्यू टू फ्रॉड। लेट्स सपोज फ्रॉड था कंपनी में, ठीक है। ऑडिटर ने अपने प्रोसीजर अच्छी तरह लगाए, बट रीजनेबल एश्योरेंस थी, वो नहीं आइडेंटिफाई कर पाया। बाद में 1 साल 2 साल 3 साल बाद पता लग रहा है कि इस कंपनी में क्या था, फ्रॉड था। फ्रॉड की वजह से 2.5 करोड़ से प्रॉफिट क्या था, इन्फ्लेटेड था, ज़्यादा दिखाया हुआ है। मतलब एक्चुअल में प्रॉफिट होना कितना चाहिए था, मोटा मोटा 3 करोड़। इसका प्रॉफिट होना कितना चाहिए था, 3 करोड़। दिखाया कितना पड़ा है, 5.5 CR, 5 करोड़ 50 लाख, राइट। क्या अगर मेरे को पता लगे कि प्रॉफिट कितना, 5.5 करोड़, मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, पर कल को मेरे को पता लग जाए भी कंपनी में फ्रॉड हो रहा है, जिसकी वजह से प्रॉफिट इन्फ्लेटेड था, एक्चुअल प्रॉफिट तो 3 करोड़ का ही है, क्या मैं इन्वेस्ट करना चाहूँगा? आंसर इज शायद नहीं, परहैप्स नो। बिकॉज 2.5 करोड़ बहुत बड़ी अमाउंट होती है। 2.5 शेयर इज अ बिग अमाउंट, इट्स अ हैंडसम अमाउंट, राइट। 2.5 करोड़ बड़ी बात है, बड़ी बात, बड़े कंपनी में बड़ी बात हो गई, छोटी बात नहीं हुई। शायद मैं इन्वेस्ट ना करूं, परहैप्स नो। या इन्वेस्टर का छोड़ो, जो शेयर होल्डर्स हैं, हम जैसे लोग, हम अपस्टॉक्स खोलते हैं, जीरोधा खोल रहे हैं, हमने देखा कि यार कंपनी में पता लगा कि 2.5 करोड़ से प्रॉफिट इन्फ्लेटेड था। क्या हम इस तरह की कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहेंगे? आंसर इज नो। हमको डर होगा कि क्या पता कंपनी फ्रॉड कर रही हो, एक्चुअली फ्रॉड ही कर रही है, तभी तो 2.5 करोड़ का प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है। क्या इन्वेस्ट करना चाहोगे? आंसर इज नो। आंसर इज नो, बिकॉज इट्स अ मटीरियल अमाउंट। 2.5 करोड़ की जो मिसस्टेटमेंट तुम्हें मिली है वो क्या है, एक मटीरियल अमाउंट है, मटीरियल मिसस्टेटमेंट है। आई होप तुम लोगों को समझ आया होगा कि हम मटीरियल किसे बोलते हैं, इममटीरियल किसे बोलते हैं। मटीरियल मतलब एक मिसस्टेटमेंट को मटीरियल कब कहेंगे, कब कहोगे तुम लोग कि ये सर ये मिसस्टेटमेंट मटीरियल है? भाई जब वो मिसस्टेटमेंट एक यूज़र के डिसीजन को इफेक्ट करती है। इट कैन चेंज द डिसीजन ऑफ यूजर ऑफ एफएस। उसका डिसीजन था मैं इन्वेस्ट करूंगा, बट जब उसके पता लगा ये मिसस्टेटमेंट निकल आई, ये गलती निकल आई, वो कहता है मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा। एक और चीज़ लेते हैं भाई, एक और चीज़ लेते हैं। आई डोंट नो अभी तो क्या तुम लोगों ने अपना लॉ कंप्लीट कर लिया या नहीं कर लिया, बट तुम लोग इस बार इंटर में पढ़ लोगे लॉ में, कंपनीज एक्ट में, CSR, दैट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। भाई CSR की जो प्रोविजंस हैं, सेक्शन 135 आई थिंक, कंपनीज एक्ट का, ध्यान नहीं मेरे एग्जैक्टली, वो ये कहता है कि यार अगर किसी कंपनी की 3 कंडीशन होती हैं, मैं ये एक्सज्यूम करके चल रहा हूँ कि अगर हमारी जो कंपनी की प्रॉफिट है उसमें एक कंडीशन ये भी है बेसिकली कि अगर किसी कंपनी का प्रॉफिट जो है 5 CR से क्रॉस कर जाए, मोर देन 5 CR है, तो उसको 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट्स CSR में डिपॉजिट करना पड़ता है। ठीक है, अगर तुम लोगों ने पढ़ चुके हो CSR का कॉन्सेप्ट, तुम लोगों को अच्छी तरह पता होगा मैं क्या कह रहा हूँ। अगर नहीं पढ़ा तो पढ़ा तो पढ़ लोगे। सर CSR में एक कंडीशन ये भी है, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कि अगर आपकी कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 5 करोड़ से ज़्यादा है इन अ फाइनेंशियल ईयर, प्रॉफिट आपका 5 CR से एक्सीडिंग है, तो यार आपको CSR बनाना मैंडेटरी है। आपको अपने प्रॉफिट्स का, रादर आई वुड से एवरेज नेट प्रॉफिट्स का 2% आपको कंट्रीब्यूट करना है CSR में। दैट इज फॉर सोशल कंट्रीब्यूशन, एक तरह का चैरिटी में। ठीक है, अगर मैं लेबर लैंग्वेज में कहूँ, चैरिटेबल पर्पज के लिए कंट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो मुझे इस कंपनी का ऑडिट कर रहे हो सर, मान के चलते हो उस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कितना है, लेट्स सपोज
4 करोड़ 75 lakhs, लेट्स सपोज 4.75 lakhs, सॉरी करोड़, 4 करोड़ 75 लाख का भाई तुम्हारी इस कंपनी का क्या है सर, प्रॉफिट है। बिल्कुल, तुमने कह दिया कि बिल्कुल ठीक है, ये परफेक्ट है, यही प्रॉफिट है। कल को पता लगा कि कंपनी में तो भाई लेट्स सपोज 30 लाख रुपए से प्रॉफिट नीचे दिखाया हुआ था, मतलब कंपनी का प्रॉफिट एक्चुअल होना कितना चाहिए था, 25 ले लो इसको, 30 ही ले लो चलो, एक्सीडिंग 5 करोड़। जब 30 लाख इसमें प्लस करोगे तो भाई ऑब्वियसली अमाउंट 5 करोड़ से एक्सीड कर रही है तुम्हारी, 5 करोड़ 5 लाख तुम्हारा प्रॉफिट बन रहा है, राइट। अब तुम खुद सोचो भाई, क्या ये मिसस्टेट में मटीरियल है? आंसर इज यस, ये मटीरियल है। वही एग्जांपल कंटिन्यू कर रहा हूँ कि इस कंपनी के टर्नओवर जो है वो 200 करोड़ है, प्रॉफिट कितने का था, 4.75 CR का। गलती मिल गई कितने की, 30 लाख रुपीज़ की। तुम लोग शायद सोचो कि 30 लाख तो यार मटेरियल सी अमाउंट है, क्या फ़र्क पड़ता है 30 लाख का, 10 लाख 30 लाख 10-20 लाख से को हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट फ़र्क पड़ता है। क्यों? अगर 30 लाख से प्रॉफिट तुमने मिस्टेक को देखा होता, आइडेंटिफाई की होती, तो तुमको मेरे भाई पता लग जाता कि 30 लाख से प्रॉफिट ज़्यादा होना चाहिए था। मतलब अगर 30 लाख से प्रॉफिट ज़्यादा होता तो भाई इसके ऊपर CSR एप्लीकेबल हो जाता। बिकॉज 30 लाख अगर तुम इसमें प्लस करोगे, जो कि होना चाहिए था एक्चुअल में, तो 5 करोड़ से एक्सीड कर जाता प्रॉफिट। एंड अगर 5 करोड़ से प्रॉफिट एक्सीड कर जाता तो यू गाइस वेरी वेल नो कि कंपनी जेड का ये सेक्शन में कहता है कि CSR आपके ऊपर एप्लीकेबल हो गया। कंपनी को 2% अपना नेट प्रॉफिट्स का CSR के रूप में देना पड़ता। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, समझ पा रहे हो? एक तरह का तुम लगा सकते हो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट चाहिए कंपनीज की। अगर आपका प्रॉफिट 5 करोड़ से एक्सीड कर रहा था, आपको CSR में करना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा आपको। आई होप तुम लोगों को समझ आएगा मटीरियल मिसस्टेटमेंट में किसे बोलते हैं, मतलब जो डिसीजन इम्पैक्ट कर सके। अब देखो यार, अगर CSR है, अगर अब कल को उनको पता लगे कंपनी CSR का कंप्लायंस नहीं कर रही, कंपनी जेट वालों ने क्या किया, उसको पेनल्टी ठोक दी, मोटी ताजी अच्छी खासी पेनल्टी लगा दी कंपनी के ऊपर कि आप कंप्लाइंस नहीं कर रहे यार, CSR का आपके ऊपर एप्लीकेबल था बट आपने CSR कंट्रीब्यूट नहीं किया, आपका प्रॉफिट तो ज़्यादा बनता था। कल को कंपनी के ऊपर तो पेनल्टी लग गई, लेट्स सपोज कंपनी के ऊपर 10 करोड़ की पेनल्टी, कंपनी के ऊपर लो 1-2 करोड़ की, 10 करोड़ 1 करोड़ की पेनल्टी लग गई, लेट्स सपोज। जो इन्वेस्टर बेचारा बैठा है, जो शेयर होल्डर जिन्होंने पैसा लगाया पड़ा है कंपनी में, जो बैंक एजेंट्स ने लोन दिया पड़ा है कंपनी को, जो फंड प्रोवाइडर्स हैं, उनको टेंशन पड़ गई कि यार कंपनी में तो प्रॉफिट ऊपर नीचे दिखा रहे हैं, पेनल्टी ठोक दी कंपनी ने, तो क्या पता कल को कंपनी में कुछ और दिक्कतें निकल आए, कोई और प्रॉब्लम निकल आए। मेरा डिसीजन चेंज हो रहा है कि क्या इस कंपनी को लोन दूँ, क्या इस कंपनी के अंदर मैं इन्वेस्ट करूँ। मेरा डिसीजन क्या हो रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है, चेंज हो रहा है। आई होप तुम लोगों को समझ आएगा कि यार व्हाट डू यू मीन बाय मटीरियल मिसस्टेटमेंट। कूल, यस सर, समझ आ गया। ठीक, अब चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट की तरफ, रादर आई वुड से, और चैप्टर का नाम रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय रिस्क असेसमेंट, क्या होता है सर रिस्क असेसमेंट? रिस्क असेसमेंट को समझो। रिस्क असेसमेंट का मतलब है रिस्क को असेस करना। क्या करना? रिस्क को असेस करना। असेस माने तो चेक करना, भांपना कि क्या रिस्क हो सकता है या नहीं हो सकता। सर किस चीज का रिस्क? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। रिस्क असेसमेंट का मतलब है रिस्क को असेस करना, रिस्क को चेक करना। मतलब इस तरह की प्रोसीजर्स, मतलब अभी प्रोसीजर में मत जाओ, दोबारा समझाता हूँ। रिस्क असेसमेंट का मतलब होगा सर रिस्क को असेस करना, मतलब चेक करना। एक तरह का मैं तुमको समझाता हूँ, एग्जांपल लेता हूँ मैं एग्जांपल लेता हूँ, इस तरह समझ नहीं आएगा यार। ये अपने अपने ये होते हैं, अपने ये पुलिस वाले होते हैं, ठीक है, या जो CBI वाले हो गए या CID वाले हो गए, सॉर्ट ऑफ दैट, ठीक है, जो अपने होते हैं इस तरह के पुलिस डिपार्टमेंट वाले, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स, राइट। वो क्या करते हैं, लेट्स सपोज एक मर्डर हुआ है, ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मर्डर हुआ है, लेट्स सपोज, CBI वाले आए, उनको 4 सस्पेक्ट्स लग रहे हैं, ABCD। उनको लग रहा है कि ए भी मर्डर कर सकता है, B भी कर सकता है, C भी कर सकता है, D भी कर सकता है, ठीक है।
उनको कैसे पता लगा? उन्होंने बेसिकली एक सबसे पहले उन्होंने क्या किया होगा, अपनी इन्वेस्टिगेशन, बेसिक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की होगी कि ए इनसे कैसे लिंक करता है। ये सपोज इस बंदे का एफ का मर्डर हुआ है, ए के एफ के साथ क्या रिलेशन थे, बी के साथ क्या थे, सी के साथ क्या थे, डी उसका क्या लगता था, क्या कोई लड़ाई हुई बीच में, क्या ये हुआ बीच में, उनका कॉल रिकॉर्ड चेक करेंगे, उनके बैंक स्टेटमेंट्स चेक करेंगे। ठीक है, ये सब कुछ कर करा के सीबीआई वालों को पता लगा, क्या पता लगा मेरे भाई, कि हमें सस्पेक्ट है, हमें रिस्क लग रहा है कि भाई खून जो है, जो मर्डर है, वो किसने किया है, बी ने ही किया है। हमने बी के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए, हमने बी का बैंक अकाउंट्स चेक किया, ठीक है, नेबर से पूछा, सब कुछ किया, हमें पता लगा क्या, कि हमें लग रहा है कि यार बी क्या है, प्राइम सस्पेक्ट है हमारा। अब देखो स्टार्टिंग में क्या था, इन्वेस्टिगेशन चारों के ऊपर चल रही थी, ए बी सी डी, बिकॉज चारों सस्पेक्ट्स थे। बट जब तुमने धीरे धीरे रिस्क को असेस करना स्टार्ट किया, अपने प्रोसीजर लगाने स्टार्ट किए, तो तुम लोगों को पता लगने लगा कि यार जो बी है दैट इज़ अ प्राइम सस्पेक्ट, पक्का बी ने ही खून किया है। तुम और सबूत इकट्ठे करने लग जाओगे, मतलब तुम बी के ऊपर ज़्यादा फोकस करने लग जाओगे। सिमिलरली इज द रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो P&L बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, सो की जो अपनी स्टेटमेंट्स हैं, नोट्स टू अकाउंट्स हो गए, इनमें रिस्क को असेस करना कि यार लाइक जैसे SPL है, उसमें रेवेन्यू आ रहा है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस आ रहे हैं, अपने अदर एक्सपेंसेस आ रहे हैं, अदर में भी ढेर सारे एक्सपेंसेस आ रहे हैं। ठीक है, अदर इनकम आ रही है, अदर इनकम में भी अलग अलग इनकम्स आ रही हैं, इतनी सारी कहने का मतलब इतनी सारी लाइन आइटम्स आ रही हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइन आइटम, इतने सारे लाइन आइटम्स आ रही हैं, इतने सारे अकाउंट्स आ रहे हैं। रिस्क असेसमेंट का मतलब इन अकाउंट्स में, चाहे बैलेंस शीट हो, चाहे P&L हो, जितने भी इनमें लेजर अकाउंट्स आ रहे हैं, जो भी एसेट अकाउंट है, लाइबिलिटी अकाउंट्स है, एक्सपेंस है, इनकम है, जो भी अकाउंट्स आ रहे हैं, इनमें रिस्क को असेस करना। किस चीज़ के रिस्क को? मटेरियल मिसस्टेटमेंट के रिस्क को असेस करना। दैट इज नोन एज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। सर हमें रिस्क असेसमेंट करते क्यों है? आया तुम लोगों को मतलब समझा होगा रिस्क असेसमेंट का, कि रिस्क असेसमेंट का मतलब क्या होता है, कि भाई जो भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लाइन आइटम्स हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अकाउंट्स हैं, उनमें रिस्क को असेस करना। किस चीज़ के रिस्क को? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को, कि यार इस अकाउंट में रिस्क ज़्यादा हो सकता है, इसमें ज़्यादा हो सकता है। अब क्यों करना है? अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन तुम्हें रह गई कि क्या है रिस्क असेसमेंट, 5 मिनट मेरे को और सुनो, क्लियर हो जाएगा डेफिनेटली। वाई रिस्क असेसमेंट, इसको पढ़ाने के बाद डेफिनेटली तुम्हारे जितने भी डाउट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, सबके सब क्लियर हो जाएंगे। राइट, क्या होती है वाई, करते क्यों हैं हम, क्यों करते हैं सर रिस्क असेसमेंट हम? आप हर चीज़ का वाई बताते हो, वाई ऑडिट स्ट्रेटजी, वाई प्लानिंग, वाई प्रोग्राम, सब कुछ आपने बताया, क्यों? सर इसका भी वाई बताओ, क्यों हम करते हैं रिस्क असेसमेंट? मेरे भाई मेरी बहन, सिंपल सा एक लॉजिक, रिस्क असेसमेंट हम करते क्यों हैं? ध्यान से सुनना। वी डू रिस्क असेसमेंट so as to identify what are the more risky areas and what are the less risky areas. Accordingly, we can plan our nature, timing and extent of audit procedures to be performed. दोबारा बोल रहा हूँ मेरे भाई, रिस्क असेसमेंट अपन करते क्यों हैं? ध्यान से सुनना दोबारा। We do risk assessment so as to identify what are more risky areas, जिनमें रिस्क ज़्यादा है, और व्हाट आर लेस रिस्की एरियाज, जिनमें रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, रिस्क किस चीज़ का? मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने का, गलतियां होने का, और वो भी मटेरियल वाली जो इम्पैक्ट कर सकती हैं यूज़र का डिसीजन। व्हाट आर मोर रिस्की एरियाज और व्हाट आर लेस रिस्की एरियाज, सो दैट वी कैन प्लान अवर नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म्ड। अब जाहिर सी बात है, मेरी एक बात सुनो, तुम लोग ऑडिटर हो, हम डे 1 से पढ़ते आ रहे हैं कि सर जो ऑडिटर है वो 100% चेकिंग नहीं कर सकता। इट इज़ नॉट फिजिबल एंड प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। 100% की माने तो एक एक अकाउंट चेक कर रहे हो, एक एक इनवॉइस चेक कर रहे हो, एक एक बिल चेक कर रहे हो, दैट इज नॉट पॉसिबल। यू वेरी वेल नो क्यों इट इज़ नॉट पॉसिबल। सर टाइम एंड कॉस्ट पढ़ते हो ना, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट, टाइम है, कॉस्ट है, डेटा नहीं दे रही मैनेजमेंट, हम पढ़ के हैं चैप्टर 1 में। दैट्स वाई अपन क्या करते हैं, रीजनेबल एश्योरेंस इशू करते हैं। ठीक है भाई, अब देखो, अब हमने ये तो कह दिया कि सर हम 100% चेकिंग नहीं कर रहे,
ये हम सबको पता है, हम डे 1 से पढ़ते आ रहे हैं, चैप्टर 1 से पढ़ते आ रहे हैं नेचर ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट से, कि भाई हम 100% चेकिंग नहीं करते बिकॉज इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली एंड फिजिबल नहीं है ये, राइट। अब हमको पता है कि 100% चेकिंग नहीं करनी, बट अब SPL है, इसमें तो इतने सारे अकाउंट्स आ रहे हैं, इसमें तो सर इतने सारे अकाउंट्स आ रहे हैं, रेवेन्यू भी है, अदर इनकम भी है। ध्यान से सुनना, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे कॉन्सेप्ट हम क्लियर हो जाएंगे इस एग्जाम्पल के बाद। अदर इनकम भी है, रेवेन्यू भी है, अदर इनकम भी है, ठीक है। उसके बाद एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस हो गई, ठीक। उसके बाद लेट्स सपोज प्रिंटिंग स्टेशनरी का एक्सपेंस हो गया, लेट्स सपोज लीगल एक्सपेंसेस हैं। उसके बाद हमारे क्लाइंट ने क्या करवाया, रिपेयर मेंटेनेंस करवाई है। उसके बाद हमारे क्लाइंट ने क्या किया, रेंट पे उसने अपना ऑफिस लिया हुआ है, रेंट का खर्चा हो गया, लीजेस यू कैन से, अगर ज़्यादा प्रोफेशनल वर्ड यूज़ करना चाहते हो रेंट की जगह, एंड सो ऑन। तो सर अब इतने सारे अकाउंट्स हैं, सेम इज विद द बैलेंस शीट, ठीक है ना। बैलेंस शीट में भी इतने सारे अकाउंट्स होते हैं, इक्विटी लायबिलिटीज़ यहाँ पर आ गया, फिर नॉन करंट लायबिलिटीज़ होगी, उसमें लायबिलिटीज़ हैं, करंट एसेट्स हैं, नॉन करंट एसेट्स हैं, बहुत सारे अकाउंट्स हैं। सर 100% चेकिंग हम नहीं कर रहे, हम मान गए, बट सर अगर 100% चेकिंग नहीं करनी, मतलब हमें कुछ अकाउंट्स छोड़ने पड़ेंगे चेकिंग करने के लिए। वी हैव टू लीव दोज अकाउंट्स जिनको हम ज़्यादा चेकिंग ना करें या ज़्यादा डिटेल में चेकिंग ना करें, भैया तभी 100% चेकिंग हो पाएगी। अगर तो सब कुछ ही चेक करने लगे फिर तो बात ही खत्म। मतलब हमें कुछ अकाउंट्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा जिनको हम डिटेल में टेस्ट करेंगे, जिनको हम डिटेल में चेक करेंगे। और वो अकाउंट तुम सिलेक्ट कैसे कर पाओगे, वो अकाउंट तुम सिलेक्ट कैसे कर पाओगे, रिस्क को असेस करके। मैंने रिस्क असेसमेंट की, कैसे करते हैं वो भी बताऊंगा, इसके बाद का वही प्रोसीजर है, कैसे करते हैं वो भी पढ़ेंगे। मैंने रिस्क को असेस किया, मैं असेस करना स्टार्ट किया, मतलब मैंने अपने प्रोसीजर लगाने स्टार्ट किए, क्या होते हैं वही पढ़ेंगे, पहले ध्यान से सुनो। मैंने प्रोसीजर लगाने स्टार्ट किए, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगाने स्टार्ट किए, रिस्क को असेस करना स्टार्ट किया, और मेरे को पता लगा कि इनके रिपेयर मेंटेनेंस में दिक्कत है। मतलब रिपेयर मेंटेनेंस अकाउंट में रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। मेरी फाइंडिंग से ये निकल के आया, कैसे निकल के आया वो भी बताऊँगा, जितना पढ़ा रहा हूँ उस पर ध्यान दो। मेरे को पता लगा मेरी फाइंडिंग से कि भाई रिपेयर मेंटेनेंस में क्या है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। एक तो ये सेलेक्ट कर लिया। दूसरा मेरे को पता लगा सेल्स रेवेन्यू इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, इसमें हो सकते हैं चांसेस ज़्यादा, क्या पता ओवर स्टेटमेंट करके दिखाई हो सेल्स, ओवर स्टेटेड हो इनवॉइसेस सेल्स। दूसरा लीगल एक्सपेंसेस एक इंपॉर्टेंट एरिया मेरा। मैंने पता किया कि कंपनी के खिलाफ केसेस चल रहे हैं जिसके बेसिस पे कंपनी को पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है, कंपनी हार सकती है। इसमें रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट ज़्यादा है, क्या पता कंपनी छुपा रही हो अपने शेयर होल्डर से कि हमारा कोई केस चल रहा है, मैं पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है। रिस्क ज़्यादा है स्टेटमेंट का, बिल्कुल ज़्यादा है। तो ऐसे कर करा के भाई मैंने जब रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगाए, मैंने जब रिस्क असेसमेंट करनी स्टार्ट की, मेरे को पता लगने लगा कि यार ये एरियाज़ क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब मैं क्या करूँगा, अपना जो भी पूरा का पूरा मेरा फोकस है वो ज़्यादा किसके ऊपर रखूँगा, इन सिलेक्टेड स्पेसिफिक अकाउंट्स के ऊपर जो मैंने सेलेक्ट करके अकाउंट्स लेके आए हूँ। रेवेन्यू हो गया, लीगल हो गया, रिपेयर मेंटेनेंस हो गया। जाहिर सी बात है, पढ़ के आए हो चैप्टर 1 में, हम सैंपल्स उठाते हैं, पूरा चेकिंग तो वैसे भी नहीं करते। तो मैं रिस्क असेसमेंट करके क्या कर रहा हूँ, मैं बेसिकली ये देखना चाहता हूँ व्हाट आर मोर रिस्की एरियाज जिनमें रिस्क होने के चांसेस ज़्यादा हैं, एंड व्हाट आर लेस रिस्की एरियाज जिनमें कम है, सो दैट आई कैन प्लान माई ऑडिट नेचर टाइमिंग एक्सटेंड। मतलब अब मेरे को पता है कि भाई रेवेन्यू में रिस्क होने के चांसेस ज़्यादा हैं, मैं अपने जो ऑडिट प्रोसीजर है, जो टाइमिंग है मेरी ऑडिट प्रोसीजर की, जिस एक्सटेंट तक, जिस डेप्थ तक मैंने ऑडिट प्रोसीजर लगाने हैं वो मैं ज़्यादा लगाऊंगा बिकॉज इट्स रिस्की एरिया। लीगल एक्सपेंस को पता है कि बहुत रिस्की एरिया है, मैं ज़्यादा लगाऊंगा। ऑन द अदर हैंड रेंट का प्रिंटिंग स्टेशनरी है, लेट्स सपोज प्रिंटिंग स्टेशनरी में क्या रिस्क होगा, क्या रिस्क होगा भाई, इसमें कुछ भी नहीं होगा। प्रिंटर के पेजेस का बिल है, पेन पेंसिल का बिल है, ठीक है ना, इनमें क्या रिस्क होना है, मेरे को पता है ये ज़्यादा इसमें रिस्क नहीं है। मैं क्या करूँगा, इसको थोड़े बहुत इनवॉइसेस चेक कर लूँगा और देख लूँगा कि यार सब कुछ ठीक है तो ठीक है, मतलब एक्सटेंसिवली चेकिंग नहीं करूँगा। आई होप तुम लोगों को समझ आ रहा होगा कि रिस्क असेसमेंट हम करते क्यों हैं, क्या रेलेवेंस है रिस्क असेसमेंट की, सो दैट आई कैन आइडेंटिफाई मोर रिस्की एरियाज। क्यों आइडेंटिफाई करने हैं मोर रिस्की एरियाज, लेस रिस्की एरियाज, ताकि भाई मैं अपने ऑडिट प्रोसीजर, जो मेरी ऑडिट की स्ट्रैटेजी है, याद करो अपनी ऑडिट स्ट्रैटेजी, हम क्या पढ़ के हैं ऑडिट प्लानिंग स्ट्रैटेजी में, सर मेरे पास रिसोर्सेज हैं, मेरी टीम है, एंगेजमेंट टीम है, उसको डिप्लॉय कर रहा हूँ कि तू ये कर, तू ये कर, याद है कि नहीं याद है, कि भूल गए, याद है सर, याद है कि उसको तू ये एरिया कर, तेरी इसमें एक्सपर्टीज़ है, तेरी पीपी में एक्सपर्टीज़ है, तू पीपी कर, तेरी रिलेटेड पार्टी में एक्सपर्टीज़ है, तू रिलेटेड पार्टी कर, तेरी लोन में है तो लोन एरिया, लोन का एरिया चेक कर, तो रेवेन्यू में तो रेवेन्यू चेक कर। भाई
जब तुम्हें पता ही नहीं कि कौन सा एरिया रिस्की है, कौन सा लेस रिस्की एरिया है, तुम क्या डिप्लॉयमेंट करोगे अपने रिसोर्सेज की, क्या तुम अपना ऑडिट स्टार्ट करोगे? क्योंकि टाइम लिमिटेड है, कॉस्ट लिमिटेड है, लिमिटेशन है अपनी कि हमारे पास इतना खुला टाइम तो नहीं है, इतना ज़्यादा टाइम तो नहीं है कि हम बैठे रहें क्लाइंट के पेज के ऊपर ऑडिट करते जा रहे हैं 6 महीने साल, ऐसा तो नहीं है। डेडलाइंस होती हैं, तो डेडलाइन में तुमको ऑडिट को रैप अप करना पड़ेगा। समझ पा रहे हो इस चीज़ को? अब लेस रिस्की एरियाज में क्या है, मेरे को लग रहा है कि प्रिंटिंग स्टेशनरी के अकाउंट में कोई रिस्क है ही नहीं, और मैंने मिसस्टेटमेंट के चांसेस मिलने के बहुत कम चांसेस हैं कि इनमें कोई मिसस्टेटमेंट हो प्रिंटिंग स्टेशनरी के अकाउंट में। तो मैं इसको कम चेक करूँगा, 10-12 बिल देखे, सबको सही लगा, अगर चल आगे बढ़ा, ठीक है यार ये ठीक है, ग्रीन सिग्नल दे दिया, ठीक है आगे बढ़ो। सो लिमिटेड टाइम है, रीजनल एश्योरेंस देनी है, 100% चेकिंग हम नहीं करते, दैट्स वाई वी डू रिस्क असेसमेंट, ताकि मेरे भाई हम अपना जो पूरा का पूरा फोकस है, पूरा का पूरा कंसंट्रेशन है उन एरियाज़ के ऊपर लगा सकें जिनमें रिस्क ऑफ मटेरियल मिस्टेटमेंट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। यही तो हमारे ऑडिट का ऑब्जेक्टिव है। अगर तुम अपना चैप्टर 1 याद हो ऑडिट का, मीनिंग ऑफ ऑडिट याद हो, मीनिंग ऑफ ऑडिट मैंने क्या पढ़ाया था तुम लोगों को, यही तो पढ़ाया था कि क्या ऑब्जेक्टिव है। ऐसे 200 अगर तुम्हें याद हो कि सर ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू ascertain whether the FS are free from material misstatements whether due to fraud or error। यही पढ़ के आए हैं हम चैप्टर 1 में भी, यही तो ऑडिट का पर्पस है कि रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन कर ऑडिटर। ए ऑडिटर, तेरे को रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करनी है रे, कि क्या जो एफएस हैं वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट से फ्री हैं, चाहे फ्रॉड की वजह से चाहे एरर की वजह से, या नहीं। अब उन्हीं को करने के लिए भाई हम रिस्क असेसमेंट करते हैं, सो दैट हम उन एरियाज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस कर सकें, बिकॉज लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड कॉस्ट है, अपने पास रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। 10 लोगों की मेरी टीम है, ठीक है, महीने में मैंने ऑडिट को रैप अप करना है, ठीक है ना। ऊपर से जितनी देर बैठा रहूँगा उतने मेरे एक्सपेंसेस बढ़ते जाएंगे, सीधी सी बात है, मेरा टाइम एंड कॉस्ट लग रहा है, इनहर लिमिटेशंस है। मैनेजमेंट तो पहले ही डेटा नहीं दे रही, हम सब पढ़ के आ रहे हैं, इनहर लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट में हम सब कुछ पढ़ के आ रहे हैं। तो जो भी मेरे पास रिसोर्सेज हैं, जो भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, मैं उसको अपना पूरा का पूरा फोकस किसके ऊपर लगाऊं, मोर रिस्की एरियाज के ऊपर, जिनमें चांसेस ज़्यादा हैं कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिलेगी ही मिलेगी। और लेस रिस्की एरियाज में तो वैसे ही नहीं मिलनी, क्योंकि उनमें रिस्क ही कम है मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने का, उनको चेक करके फ़ायदा ही क्या। अपने रिसोर्सेज, अपना टाइम, अपनी एनर्जी इन एरियाज़ में जो में लेस रिस्क है उनमें लगाने का क्या ही पर्पस मेरे भाई, बिकॉज उनमें तो चांसेस वैसे ही बहुत कम है कि मिलेगी ही। यू आर वेस्टिंग योर टाइम एंड रिसोर्सेज, राइट। दैट्स वाई वी डू रिस्क असेसमेंट, सो दैट अकॉर्डिंगली यू कैन प्लान द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर टू बी परफॉर्म, कितना एक्सटेंड में हमने ऑडिट को करना है, ठीक है, नेचर में एक्सटेंड, क्या ऑडिट प्रोसीजर लगाएंगे, किस एक्सटेंड तक लगाएंगे, क्या टाइमिंग रहेगी, सब कुछ डिस्कस कर लें, राइट। आई होप तुम लोगों को समझ आएगा रिस्क असेसमेंट का मतलब, क्यों हम करते हैं, क्या पर्पस है और होती क्या है। रिस्क असेसमेंट होती है रिस्क को असेस करना, किसका रिस्क को, मटेरियल मिसस्टेटमेंट के रिस्क को। आई होप गाइस, बहुत एक्सप्लेनेशन तुम लोगों को मैं दे चुका हूँ। इट्स अ फास्ट ट्रैक बैच, फास्ट ट्रैक बैच में यार आई थिंक सो इससे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन तो मैं क्या ही दूँ, राइट। तो चलते हैं यहाँ पर अपने बाकी कॉन्सेप्ट्स की तरफ, राइट। ये भी हो गया इंटरनल कंट्रोल, ये भी पढ़ लो कॉन्सेप्ट एक, राइट। फिर एजर्शन रह जाएगा अपना अकेला। व्हाट डू मीन बाय इंटरनल कंट्रोल, क्या होता है इंटरनल कंट्रोल, इसको मैं तुम्हें पढ़ाना चाहूँगा डेफिनेशन से, तुम्हारी जो बुक में दी गई है उससे। इन सब की डेफिनेशन को भी पढ़ेंगे गाइस। जो रिस्क असेसमेंट है ऐसा मत समझना कि सर ने ऐसे ही करवा दिया, डेफिनेशन को रीड करवाया। जो स्टडी मैन में डेफिनेशन है, कॉन्सेप्ट हम इन सबको रीड करेंगे, राइट। ऐसा नहीं है कि मैं रीड नहीं करवाऊंगा, सबको रीड करेंगे, बट एक टाइमिंग है हर चीज़ को करने की। लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे, रीड करेंगे, ठीक है, एक एक चीज़ को साथ चलते जाओ। भरोसा रखो अपने इस बड़े भाई के ऊपर, बस भरोसा रखो और कुछ नहीं। तुम लोग सिर्फ सुनो ध्यान से, मेरे पे छोड़ दो बाकी। इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल, या ये रहा पेज नंबर है तुम्हारा 3.29। अगर तुम चाहो बुक में मार्क करना, मार्क कर सकते हो स्टडी मॉड्यूल में।
सर क्या होता है इंटरनल कंट्रोल, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनल कंट्रोल? अभी इसको छोड़ दो ऐसे 315 को, मैं कल पढ़ाऊंगा इसको। अब डेफिनेशन के ऊपर फोकस करो कि क्या है। इंटरनल कंट्रोल may be defined as the process designed, implemented, and maintained by those charged with governance, management, and other personnel to provide reasonable assurance about the achievement of entity's objective with regard to reliability of financial reporting, effectiveness and efficiency of operations, safeguarding of assets, and compliance with applicable laws and regulations. The term control refer to any aspects of one or more components of internal control. सर क्या बोल गए, कुछ समझ हमें नहीं आया। नीचे आओ डेफिनेशन के ऊपर। ये वो इंटरनल कंट्रोल है क्या? प्रोसेस है एक तरह का। क्या है? प्रोसेस है। प्रोसेस कह सकते हो, प्रोसीजर कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। प्रोसेस कह लो, प्रोसीजर कह लो, जो तुम्हारा मन करे कह लो। प्रोसेस, राइट। किस चीज़ का प्रोसेस है? उसके बाद भी क्या है, पहले नीचे आओ, नीचे वो चीज़ लिखी हुई है, डिजाइंड, इम्प्लीमेंटेड एंड मेंटेन्ड। उस प्रोसेस को हमने डिज़ाइन किया है, पूरा का पूरा प्रोसेस हमने डिज़ाइन किया है। एग्जांपल लेके समझाऊंगा, शांत रहो। इम्प्लीमेंट किया है, पहले डिज़ाइन कर दिया, फिर उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, फिर मेंटेन कर रहे हैं टाइम टू टाइम। ऐसा तो है नहीं कि डिज़ाइन करके छोड़ दिया, मेंटेन कर रहे हैं सर उसको। ठीक है, कौन कर रहा है? जो मैनेजमेंट है, जो तुम्हारा क्लाइंट है, वो कर रहा है इसको मेंटेन, राइट। या जो TCWG है तुम्हारी, ये दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, इसको हम प्यार से बोलेंगे TCWG। जो मैनेजमेंट के भी ऊपर है, जो ओनर्स हैं एक्चुअल में, यू कैन से दीज प्रमोटर्स। TCWG मतलब तुम लोग कह सकते हो प्रमोटर, जिसने कंपनी स्टैब्लिश की थी, बड़े लोग, बिल्कुल ही बड़े लोग। अगर मैं रिलायंस की बात करूँ तो उसके इसमें जो अंबानीज हैं वो क्या हो जाएंगे? दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। ठीक है। या अगर मैं इन्फोसिस ग्रुप की बात करूं, जो इन्फोसिस ग्रुप है अपना, इन्फोसिस कंपनी, तुम लोग अच्छी तरह पता है। इसमें TCWG, दो स्टार गवर्नेंस कौन होंगे? प्रमोटर्स। सबसे ऊपर जो हैं, सबसे सीनियर नारायण मूर्ति साहब, जो नारायण मूर्ति साहब हैं, वो क्या हो जाएंगे इसके? दो स्टार गवर्नेंस। ठीक है, अल्टीमेट करता धरता ऑफ द कंपनी। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं? मेंटेन कर रहे हैं, या वो या मैनेजमेंट। ठीक है, उनके बंदे जो हैं आगे कंपनी में, सो एज टू इंश्योर कि एंटिटी के चार ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे। सो एज टू इंश्योर कि भाई एंटिटी के चार ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे। कैसे? एग्जांपल लेके समझाता हूँ। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है तुम्हारा? रिलायबिलिटी ऑफ एंटिटीज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। भाई एंटिटी की जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मतलब जो तुम्हारा पूरा का पूरा अकाउंटिंग का प्रोसेस है, पूरा का पूरा अकाउंटिंग का जो तुम्हारा प्रोसेस है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का, लाइक अपना जर्नल एंट्री पास होने से लेकर एंड तक, बिल्कुल प्रिपरेशन तक बनने तक, जर्नल एंट्री पास होने से लेकर एंड तक, बिल्कुल एंड तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रेडी होने तक, पूरा का पूरा जो प्रोसेस है फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिपोर्टिंग का, वो क्या सही तरीके से हो रहा है, नहीं हो रहा, क्या वो रिलायबल है या नहीं रिलायबल है। एग्जाम्पल समझाता हूँ, ये भी छोड़ो, पहले चारों पढ़ो तुम लोग। ये समझ आ गया पहला पॉइंट? आई होप समझ आ गया होगा। सेकंड पॉइंट क्या है? इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ इट्स ऑपरेशंस। मतलब जो तुम्हारे बिजनेस का ऑपरेशंस है, परचेज है, प्रोडक्शन है, HR है, पेरोल है, अलग अलग जो भी तुम्हारे बिजनेस के ऑपरेशंस है मेरे भाई एंटिटी के, क्या वो अच्छी तरह हो पा रहे हैं, नहीं हो पा रहे। ठीक है, एग्जाम्पल लूँगा, एक एग्जाम्पल लूँगा, चारों लिंक करवा दूंगा, ध्यान से सुनना। पहले इसको पढ़ लो। बट तीसरा, इट्स कंप्लायंस विद एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशंस। भाई जो तुम्हारे बिजनेस के ऊपर क्या लग रहे हैं? लॉज लग रहे हैं। जैसे कंपनी एक्ट, अगर तुम कंपनी हो तो तुम्हारे ऊपर कंपनी एक्ट लग रहा है। अगर तुम फैक्ट्री, तुम्हारी फैक्ट्री भी है, तुम्हारे ऊपर फैक्ट्री एक्ट लग रहा है। तुम्हारे ऊपर GST लग रहा है अगर तुम लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तुम्हारे ऊपर इनकम टैक्स एक्ट लग रहा है, तुम्हारे ऊपर ऑडिट होना इनकम टैक्स एक्ट का, अगर तुम्हारी टर्नओवर 1 करोड़ से एक्सीड कर रही है। मतलब जो भी तुम्हारे ऊपर एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशन लग रहे हैं, ठीक है, उनके साथ कंप्लायंस हो रहा है, नहीं हो रहा। एंड अल्टीमेटली फोर्थ पॉइंट, सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट्स, कि भाई जो तुम्हारे बिजनेस के एसेट्स हैं, जो तुम्हारे बिजनेस के एसेट्स हैं, फिक्स एसेट्स हो गए, तुम्हारे करंट एसेट्स हो गए, क्या वो सब सुरक्षित हैं, क्या वो सेफ गार्ड हैं या नहीं। सर ऐसे मज़ा नहीं आ रहा, एग्जाम्पल लेता हूँ, अपने आप तो मज़ा आएगा 100%। एग्जाम्पल लेके समझते हैं क्या होता है इंटरनल कंट्रोल। डेफिनेशन क्या कहती है? सर इंटरनल कंट्रोल क्या है, क्या कहती है डेफिनेशन तुम्हारी? सर इट इज़ अ प्रोसेस। क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेड एंड मेंटेन। इसको समझते हैं पहले।
सेल्स। भाई मेरी कंपनी में सेल्स का एक प्रोसेस है, जो हमारी कंपनी का सेल्स है। ऐसा नहीं है कि कोई बंदा मेरे को आके कहे कि सेल मेरे को आपसे सामान चाहिए और सामान हमने दे दिया, या ऐसा नहीं है कि मेरी मर्ज़ी है मैंने इसको सेल का बिल काट दिया, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा का पूरा एक प्रोसेस है, एक पूरा का पूरा चेन है सेल्स को रिकॉर्ड करने के लिए। लाइक अगर आप देख रहे हो कि हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री आ रही है, ठीक है, ए अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो सर ऐसा नहीं है कि हमने ऐसे ही अपने मन में आया तो डाल दिया अकाउंट डेबिट टू सेल्स। नहीं, जो भी अमाउंट लगा लो, इसका पूरा का पूरा एक प्रोसेस है कि किस तरह ए को सेल हुआ। वो प्रोसेस क्या है आइए समझते हैं। सर अगर मैंने किसी को सेल करना है, लेट्स सपोज ये ABC स्मार्ट वॉचेज़ हैं, ABC लिमिटेड है हमारा क्लाइंट, लेट्स सपोज ये हमारा क्वेश्चन में हमारा क्लाइंट है। अब करना क्या है, लेट्स सपोज ABC वाले अपने बुक्स में सेल की एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, उन्होंने एंट्री रिकॉर्ड की, लेट्स सपोज डाटा टू सेल्स। उस डाटा टू सेल का बैकग्राउंड क्या है उसको समझो। वो कहते हैं कि सर हमारे पास पहले क्या आती हैं, हमें पहले सबसे पहले हमें लेट्स सपोज कोई डेटर है, लेट्स सपोज मिस्टर राम है। मिस्टर राम चाहते हैं कि ABC लिमिटेड वालों से वो सामान को परचेज़ करें। तो मिस्टर राम ने क्या किया, सर सबसे पहले हमारे पास क्या आती हैं, वो आती हैं रिक्वेस्ट आती है क्लाइंट की तरफ से कि आप हमें कोटेशन भेजो। कोटेशन मैंने चैप्टर 1 पता नहीं चैप्टर 2 में भी समझाया था कि कोटेशन क्या होती है, ठीक है। मिस्टर राम ने हमें सर रिक्वेस्ट की कि मेल किया कि आप हमें कोटेशन भेजो। लेट्स सपोज हम स्मार्ट वॉचेस मैन्युफैक्चर करते हैं, कि आप हमें EF मॉडल की स्मार्ट वॉचेस का कोटेशन भेजो। कोटेशन मतलब प्राइस, इन शॉर्ट अगर मैं तुम्हें कहूँ प्राइस, कि भाई हम इतने आपसे पीसीज, लेट्स सपोज हम 1000 पीसीज आपसे परचेज करना चाहते हैं EF मॉडल वाली स्मार्ट वॉचेस के, आप हमें कितने का दोगे, एक स्मार्ट वॉच कितने का दोगे, कितने का आप हमें करोगे बिल, टोटल कितने की पड़ेगी सर हमें, कोटेशन मतलब प्राइस कितना, आप हमें कितना चार्ज करोगे प्राइस। भाई वो कहते हैं कि सर आपको एक स्मार्ट वॉच हम 3000 रुपीज़ में चार्ज कर देंगे, प्राइस है एक स्मार्ट वॉच का। तो यानी कि भाई सबसे पहले क्या है, देखो सबसे पहले रिक्वेस्ट आई ABC वालों के पास। फर्स्ट स्टेप क्या है, रिक्वेस्ट आई, किसकी की कोटेशन दे दो। हमने कोटेशन भेज दी क्लाइंट को। दूसरा पॉइंट क्या आया, हमने कोटेशन भेज दी क्लाइंट को, कोटेशन सेंड। क्लाइंट को हमारी कोटेशन सही लगी, उसने कहा कि सबसे सस्ती आप ही दे रहे हो, स्मार्ट वॉच की क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है, डिमांड भी बहुत अच्छी है आपके प्रोडक्ट की, एंड सबसे सस्ती भी आप ही दे रहे हो, तो मैं आपको अपना वो भेजता हूँ, सेल ऑर्डर भेज रहा हूँ आपको अपना, कि आप 1000 पीसेस का मेरे को ऑर्डर मेरा डिस्पैच करवा दो। कोटेशन एक्सेप्ट हुई। उसके बाद क्या है, सेल ऑर्डर इशू हुआ, मतलब जिसमें पूरी पूरी डिटेल होगी कि यार इस बंदे को हम इतनी क्वांटिटी इस मॉडल की वॉचेस की इतने रुपए में दे रहे हैं। दोबारा सुनना, इस बंदे को इस मॉडल की स्मार्ट वॉच का इतनी क्वांटिटी इस रुपए में हम इस प्राइस पॉइंट पे हम दे रहे हैं, पूरी डिटेल होगी सेल ऑर्डर में। सेल ऑर्डर बन गया। सेल ऑर्डर बनने के बेसिस पे क्या इशू हुआ, इनवॉइस, तुम्हारा सेल्स का इनवॉइस इशू किया गया सेल ऑर्डर के बेसिस के ऊपर, बिल्कुल सही। इनवॉइस के साथ जो अलग डॉक्यूमेंट्स अपने होते हैं, ई वे बिल हो गया, ई इनवॉइस हो गया, जो अपने GST में बाकी कंप्लाइंसेस होते हैं वो भी इशू कर दिए तुमने, ठीक है। उसके बाद अब तक अभी भी बात नहीं रुकी, जब तुम्हारी फैक्ट्री से जो सामान है वो डिस्पैच होने लगा, तुम डिलीवर करवाओगे बंदे सामने वाले बंदे की फैक्ट्री के ऊपर या सामने वाले बंदे के वेयर हाउस के ऊपर, वेयर हाउस के अंदर सामान, ठीक है। जब तुम्हारी फैक्ट्री से सामान निकलने लगा मैन्युफैक्चर होकर, ये 1000 स्मार्ट वॉचेस का ऑर्डर निकलने लगा, तब तुम्हारी फैक्ट्री पे क्या हुई, गेट एंट्री हुई, गेट की एंट्री हुई कि सर इतने पीस का स्मार्ट वॉच निकल गई, डिस्पैच हो गया। और उसके बाद और गेट एंट्री भी तुमने क्या किया, डिस्पैच नोट भी इशू कर दिया कि गेट पे एंट्री भी होगी, एंड एक डिस्पैच नोट हमने इशू कर दिया, जिसका मतलब डिस्पैच कि हमने सर इतने पीसेस का इस बंदे का जो ऑर्डर था उसको फुलफिल कर दिया, डिस्पैच कर दिया, हमारी फैक्ट्री से माल चला गया बाहर। तो समझो अब इस चीज़ को कि ये पूरा पूरा तुम्हारा क्या है, सेल्स का प्रोसेस है, पूरा का पूरा तुम्हारा स्टार्टिंग से लेके एंड तक। ये मैंने पूरा का पूरा फ्लो चार्ट एक तरह का ड्रॉ किया तुम्हारा सेल्स का, और यू कैन से प्रोसेस। सिर्फ प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे मेरे भाई, इसी प्रोसेस को हम बोलेंगे इंटरनल कंट्रोल ऑन सेल्स। इसी प्रोसेस को अब देखो, ये तुम्हारे जो मैनेजमेंट है या TCWG है, उन्होंने डिज़ाइन किया सबसे पहले तो
कि यार हम एक प्रोसेस रखेंगे अपनी कंपनी का। ऐसा नहीं है कि कोई बंदा ऐसे ही कोई इन्वॉइस हम रिकॉर्ड कर लें, ऐसा थोड़ी है कि कोई बंदा कहे ये तो यार 2-4 पीस दे दे स्मार्ट वॉचेस के यार बच्चा खुश हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अपन का एक प्रोसेस है, एक प्रोसीजर रहेगा। पहले ये होगा, फिर कोटेशन सेंड करेंगे, फिर सेल ऑर्डर बनेगा, फिर इनवॉइस बनेगा, फिर गेट एंट्री होगी, फिर डिस्पैच नोट आएगा एंड सो ऑन। मतलब डिज़ाइन किया, सबसे पहले तो डिज़ाइन किया होगा प्रोसेस को, फिर उस प्रोसेस को क्या किया होगा, इम्प्लीमेंट। जब तुम्हारे पास ऑर्डर आया तो वो ऑर्डर जो क्लाइंट से तुम्हें मिला है, जो मेल आई है क्लाइंट की रिक्वेस्ट कि हमें इतने पीसेस का ऑर्डर चाहिए, इसी फ्लो से होके जाएगा। पहले सेल ऑर्डर बनेगा, फिर इनवॉइस बनेगा, ईबे बिल बनेगा, इनवॉइस बनेगा, फिर गेट पे एंट्री होगी, फिर डिस्पैच नोट बनेगा, इसी प्रोसेस से होकर जाएगा। तुमने इंप्लीमेंट करना स्टार्ट किया, उसके बाद मेंटेनेंस। ऐसा नहीं है कि एक बार डिज़ाइन करके छोड़ दिया, इंप्लीमेंट करके छोड़ दिया, देखी जाएगी। नो, वीकली या बाई वीकली या मंथली तुम लोग चेकिंग कर रहे हो उस प्रोसेस की कि यार क्या हमारा जो प्रोसेस है ये ऐसे ही चल रहा है, नहीं चल रहा, क्या पता फ्रॉड होने लग गया हो, क्या पता बिना इन्वॉइस काटे, बिना गेट एंट्री पे एंट्री हुए, बिना डिस्पैच नोट इशू किए माल बाहर जा रहा है फैक्ट्री से। तुम लोग टाइमली वीकली बाई वीकली जिस तरह तुमने चेक करना है, मेंटेनेंस चेक करोगे कि यार क्या ऐसी ये प्रोसेस हो रहा है, नहीं हो रहा, या अगर इसमें कोई फ्लॉज आ रहे हैं, कोई दिक्कत आ रही है तो उसको किस तरह मेंटेन किया जाए और इम्प्रूव किया जाए। डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेड एंड मेंटेन्ड, ये तुम्हारा है प्रोसेस। इट इज़ एन इंटरनल कंट्रोल। सर आपने कहा था कि इंटरनल कंट्रोल का जो एक इंटरनल कंट्रोल एक प्रोसेस होता है जिससे वो जो 4 ऑब्जेक्टिव्स है ना उसको इंश्योर किया जाता है। सर हम समझ गए कि इंटरनल कंट्रोल इज अ प्रोसेस विच इज डिजाइंड, इम्प्लीमेंटेड एंड मेंटेन्ड बाय TCWG, दैट इज दो चार्ज गवर्नेंस और मैनेजमेंट ऑफ द एंटिटी, सो एज टू इंश्योर दैट 4 ऑब्जेक्टिव्स। क्या थे वो 4 ऑब्जेक्टिव्स? पहला ऑब्जेक्टिव तुम्हारा क्या था? रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। और पढ़ा क्या था तुम्हारा, ये देखो पहला ऑब्जेक्टिव क्या था? रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सर ये जो आपने प्रोसेस हमें समझाया, इससे रिलायबिलिटी कैसे इंश्योर हो रही है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की रिलायबिलिटी बढ़ रही है? मतलब जो पूरा पूरा FR का प्रोसेस है एंड रिकॉर्ड अकाउंटिंग का पूरा वो सही है? भाई मेरे को खुद एक बात बता, खुद मेरे को एक बात बता पूरा का पूरा तेरे सेल का प्रोसेस बना हुआ है, एक भी सेल्स का यानी कि तू जब सेल्स का रिपोर्ट देख रहा है क्लाइंट की, तो ऑडिट करने गया, तो सेल्स की रिपोर्ट देख रहा है, उसमें लाखों करोड़ों इनवॉइसेस आ रहे हैं, राइट? तुम देख रहे हैं कि भाई राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स 10 लाख रुपए, तू देख रहा है। जब तूने इस प्रोसेस को समझा तो तेरे को इतना पता लग गया कि ये पूरी की पूरी जो एंट्री है राम अकाउंट डेबिट टू सेल 10 लाख रुपए की, ये इसी प्रोसेस से होके गुजरी है, ये इसी प्रोसेस से होके पास ऑन हुई है। ऐसा नहीं है कि मेरा मन किया राम टू सेल एंट्री डाल दूँ, उसका इन्वॉइस भी कटा होगा, ई वे बिल, इनवॉइस गेट एंट्री हुई होगी, डिस्पैच नोट इशू किया होगा, उससे पहले सेल ऑर्डर होगा जिसके बेसिस पे इन्वॉइस बना होगा, कोटेशंस आई होगी, मेल आई होगी क्लाइंट की, किस तरह क्लाइंट ने रीच आउट किया तुम लोगों को, सब प्रोसेस से होके गुजरे। जब अल्टीमेटली इतना फुल प्रूफ प्रोसेस है, पूरा पूरा प्रोसेस कितना फुल प्रूफ है, देखो ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से एंट्री डाल दी। तो ऑब्वियसली भाई ये क्या कर रहा है, तुम्हारा जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का प्रोसेस है उसकी रिलायबिलिटी मतलब ट्रस्ट वर्दीनेस, भरोसा, उसको एनहांस कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं ऑब्वियसली। समझ पा रहे हो इस चीज़ को? अब तुम किसी क्लाइंट का ऑर्डर करने जाओ, तुम पूछो कि आपका प्रोसेस क्या है सेल्स का, वो कहे मुझे प्रोसेस की क्या बात है, तो मेरे पास फ़ोन आ जाता है बंदे का, कितने माल भेज दो, हम भेज देते हैं जी माल, प्रोसेस हुआ। कॉल रिकॉर्ड का क्या प्रूफ है, डॉक्यूमेंटेशन में कहाँ है सर? तुम अगर के फ़ोन चेक करोगे क्या जाकर कि मेरे को अपना मोबाइल दिखाओ, मेरे को अपना मोबाइल चेक करवाओ, आपको कब कब कॉल आई, कब कब आपने मोबाइल, कब क्या क्या बात हुई, रिकॉर्डिंग सुनाओ मेरे को। नो, यू कांट से लाइक दिस। याद करो तुम CID नहीं हो, तुम इन्वेस्टिगेटरी ऑफिसर नहीं हो, तुम ऑडिटर हो। एक वो प्रोसेस लगा लो और ऊपर से एक ये प्रोसेस लगा लो, सारा की सारी कम्युनिकेशन थ्रू मेल्स हो रही है, रिटर्न कम्युनिकेशन हो रही है, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर इन्हांस हो रही है, ऑब्वियसली तुम्हारी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की रिलायबिलिटी, ट्रस्ट वर्दीनेस एनहांस हो रही है। एक ऑब्जेक्टिव तुम्हारे इंश्योर हो गया इस प्रोसेस से, बिल्कुल हो गया। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या था? ये देखो थर्ड वाला भी, इट्स कंप्लायंस विद एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशंस। सर मेरे ऊपर GST लग रहा है, मेरे ऊपर इनकम टैक्स लग रहा है, EPF ESI लग रहा है, फैक्ट्रीज एक्ट लग रहा है, कंपनीज एक्ट भी लग रहा है। किस तरह से इंश्योर कर रहे हैं प्रोसेस? तुम्हारे पूरा जो सेवा प्रोसेस है भाई, जब तुमने स्टडी किया पूरे के पूरे प्रोसेस को, तुम्हें पता लगा
जो सेल की जो एंट्री पास ऑन होती है, एक एंट्री पास होती है सेल्स की ऊपर 10 लाख वाली, ये ऐसी नहीं पास होती। एक सॉफ्टवेयर है इनका, पूरा का पूरा एक सॉफ्टवेयर है तुम्हारे क्लाइंट का, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बनाया तुम्हारे क्लाइंट ने, इसको ERP बोलते हैं, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ERP सॉफ्टवेयर जो होते हैं अपने, राइट। उसमें सर एक हमारे पास क्या है, एक तरह की कमांड है कि मतलब लाइक बंदा सबसे पहले क्या करेगा, सेल ऑर्डर का नंबर डालेगा, उसके बाद ही वो हमें इन्वॉइस क्रिएट करने देगा। लाइक पहले बंदा सेल ऑर्डर का नंबर डालेगा कि सेल ऑर्डर के अगेंस्ट इन्वॉइस बन रहा है, उसके बाद ही वो इन्वॉइस क्रिएट करने देगा हमें सॉफ्टवेयर। इतनी अच्छी बात है देखो, ताकि कोई बंदा बिना सेल ऑर्डर के इन्वॉइस क्रिएट ही ना कर पाए। ये हमारे सिस्टम की क्या है, एक रिक्वायरमेंट है। उसके बाद भी सर ऐसी नहीं है कि जब इन्वॉइस क्रिएट हम करने जाते हैं, डाटा का नाम पूछेगा किसको हम बिल इशू कर रहे हैं, उसका GST नंबर मांगता है, GST रेट मांगता है, अमाउंट मांगता है, वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालता है। मतलब सर अगर आप सेल करने जाओगे तो आपका सिस्टम, आपका जो सॉफ्टवेयर वो इस तरीके से बनाया हुआ है, इस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है कि आप सेल करने जाओगे आपसे GST नंबर मांगेगा, वो मैंडेटरी कि GST नंबर डालो। अगर नहीं रजिस्टर्ड तो देख लिखो कि अनरजिस्टर्ड पर्सन है वहाँ पर। GST का रेट मांगेगा कि 18% लगाना है, 12 लगाना है, 5 लगाना है, या हमने 28% लगाना है। वैल्यू ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करता है वो कि इस वैल्यू के ऊपर GST लगेगा, अमाउंट इतनी है। अकॉर्डिंगली सर हम क्या कर पा रहे हैं, एप्लीकेबल जो लॉज एंड रेगुलेशंस हैं उससे हम कंप्लाई कर रहे हैं। हमारा इतना प्रोसेस, ये जो आप देख रहे हो इंटरनल कंट्रोल, ये प्रोसेस देख रहे हो पूरा का पूरा, ये इतना फुल प्रूफ प्रोसेस है, इतना अच्छा प्रोसेस है। हमारे एप्लीकेबल जो लॉज हैं, रेगुलेशंस हैं, उसके साथ भी हम कंप्लायंस कर पा रहे हैं। आई होप समझ आया होगा ये वाला पॉइंट भी। इजी, कूल। नेक्स्ट आप सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट्स, मतलब रे, मतलब ओहो, अब सर हमने तो कह दिया सेल डिपार्टमेंट वालों के पास, देखो सेल डिपार्टमेंट वालों के पास मेल आ गई क्लाइंट की कि हमें 1000 स्मार्ट वॉचेस चाहिए। यही हमारी एग्जांपल थी, EF मॉडल करके थी कि EF मॉडल की हमें 1000 स्मार्ट वॉचेस आप डिस्पैच करवा दो, यही हमारी एग्जांपल थी, राइट। अब सेल डिपार्टमेंट के पास गुड्स तो है नहीं, वो तो सेल डिपार्टमेंट देखते हैं। गुड्स किसके पास होंगे, गुड्स किसके पास होंगे, जो स्मार्ट वॉचेज हैं, फिनिश गुड्स हैं, इन्वेंट्री वालों के पास, जो इन्वेंट्री को क्या करता है सर, मैनेज करता है पूरा का पूरा। गुड्स तो उसी के पास होंगे ना रे, बिल्कुल, या नहीं। अब ऐसा नहीं है सर, इन्वेंट्री हमारी, इन्वेंट्री क्या है, हमारा एसेट है, हमारा स्टॉक हमारा एसेट है। ऐसा नहीं है कि सर किसी के पास भी चाबी है इन्वेंट्री की और वो जितना फिनिश गुड्स चाहे, जितना रॉ मटेरियल चाहे हमसे मांग के ले जाए। आंसर इज नो सर, पूरा का पूरा प्रोसेस है इसका भी। क्या सच में? बिल्कुल सर। इन्वेंट्री कितने तरह के, दो तरह की इन्वेंट्री है। एक है फिनिश गुड्स की, यानी कि जो स्मार्ट वॉचेज ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड है, पैक्ड हैं। एक है रॉ मटेरियल की। अगर हमें सेल वाले कहते हैं कि भाई हमें 1000 स्मार्ट वॉचेज दे दो, 1000 फिनिश गुड्स दे दो, ऐसे नहीं हम दे देंगे। इन्वेंट्री वाले कहते हैं हम ऐसे नहीं देते, प्रोसेस है पूरा उसका भी। वो हमें क्या करेंगे, क्या करेंगे रे, सेल ऑर्डर दिखाएंगे कि ये देख सेल ऑर्डर, इसके बेसिस पे हम मांग रहे हैं 1000 स्मार्ट वॉचेस का, फिर ठीक है। और जब उनके पास 1000 स्मार्ट वॉचेस हम दे देंगे स्टोर से निकाल के, हमने लॉक खोला, निकाली 1000 स्मार्ट वॉचेस और इसको दे दी सेल डिपार्टमेंट वालों को कि ले यार आगे भेज दें, कर दे डिस्पैच, ठीक है। एक GRN इशू होगा, GRN, गुड रिसीट नोट, सेल वाले इशू करेंगे किसको, इन्वेंट्री वालों को, कि भाई हमारे पास 1000 स्मार्ट वॉचेस तुमने दे दी। वो GRN इशू कर रहे हैं। ये सब, ये पूरा इसका भी एक प्रोसेस है कि सेल ऑर्डर के बेसिस पे वही वो इन्वेंट्री तुम्हें इशू करेंगे, फिर GRN इशू करेंगे, राइट। तो यही क्या है, एक तरह का प्रोसेस है। क्या इंश्योर करता है कि ऐसी नहीं है कि कोई भी बंदा आए, लॉक खोले और हमारी इन्वेंट्री को छेड़छाड़ करके चला जाए। जितना मन करे कि स्मार्ट वॉचेज ऐसा करे, यार मेरा छोटा बच्चा घर पे है, वो भी स्मार्ट वॉच मांग रहा है, चलेगी इन्वेंट्री मैं ले जाऊँ तो क्या फ़र्क पड़ता है। नो, सेल ऑर्डर कहाँ पर है, GRN इशू कर, नीचे साइन कर अपने कि मैंने ही करवाई है इशू। एक प्रोसेस है। अल्टीमेटली वो क्या इंश्योर कर रहा है यार, सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट्स। एंड अल्टीमेटली जब तुम्हारी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी बिल्कुल ठीक हो रही है, लॉ रेगुलेशन के साथ तुम कंप्लाइंस कर पा रहे हो, एसेट्स तुम्हारे सेफ गार्डेड हैं, अल्टीमेटली सर आपकी जो एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑपरेशंस की, वो तो इंडायरेक्टली इंश्योर हो ही गई। वो तो इंडायरेक्टली इंश्योर हो ही गई तुम्हारी ऑपरेशंस की इफेक्टिवनेस। जब हर चीज़ तुम एक कंट्रोल वे में कर रहे हो, प्रोसेस है तुम्हारा हर चीज़ का सिस्टम बना हुआ है, प्रोसेस है कि इस चीज़ को ऐसे ही करना है,
तो ऑब्वियसली तुम्हारी एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस तो बढ़ी जाएगी ऑपरेशंस की। सेल्स ऑपरेशन लगा लो, जब सेल्स का पूरा पूरा प्रोसेस है तो डेफिनेटली जो सेल्स के ऑपरेशंस हैं उनकी एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस क्या होगी, इन्हांस हो गई। आई होप तुम लोगों को समझ आया होगा। कूल कूल, ग्रेट ग्रेट। सिमिलरली सेल्स का तुम लोगों को मैंने समझाया है, ऐसी परचेज का इंटरनल कंट्रोल है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस का इंटरनल कंट्रोल है, पीपी का इंटरनल कंट्रोल है। ये सब एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे जब मैं तुम्हें टॉपिक करवाऊंगा इस चैप्टर में इंटरनल कंट्रोल का। आज सिर्फ मैंने तुम लोगों को एक बेसिक मतलब समझाना था इंटरनल कंट्रोल का कि यार इंटरनल कंट्रोल का मतलब होता क्या है, व्हाट डू मीन बाय इंटरनल कंट्रोल, ताकि जब मैं तुम्हें चैप्टर रीड करवाऊँ तुम्हें टर्म्स अजीब सी ना लगें, अलग सी ना लगें, तुम लोग फैमिलियर हो जाओ इन टर्म्स के साथ। बाकी बहुत एग्जांपल लेंगे परचेज की, एम्प्लॉय बेनिफिट्स की, पीपी की, अदर इनकम की, बहुत कुछ करेंगे भाई जब पूरा पूरा तुम लोगों में टॉपिक करवाऊंगा इंटरनल कंट्रोल का। डोंट वरी, ठीक है गाइस। एक हमारा कॉन्सेप्ट पेंडिंग है अभी एजर्शंस का, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में ही डिस्कस करूँगा, ठीक। नहीं तो तुम्हारे लिए वीडियो काफ़ी हैवी हो जाएगा, ऑलरेडी 1 आवर एक्सीड कर चुकी है वीडियो, ठीक है गाइस। अगर तुम्हें समझ आई हो वीडियो तो एक थम्स अप दे देना और कमेंट करके जाना कि तुम्हें कैसा लगा, मज़ा आया नहीं आया, समझ आया नहीं आया, मिस स्टेटमेंट हो चाहे मटेरियल मिस स्टेटमेंट हो, चाहे इंटरनल कंट्रोल हो, चाहे इसका असेसमेंट हो। अगर तुम्हें समझ आया है तो थम्स अप देना और कमेंट करके जाना कि कैसा लगा। सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर अभी तक भी नहीं किया। और कब करोगे, जब कॉन्वोकेशन करोगे, कॉन्वोकेशन के टाइम पे करोगे क्या, तो सीए बन जाओगे, कॉन्वोकेशन होगी तब करोगे क्या, 3 साल बाद। अरे भाई अभी कर दो, कर दे भाई, अभी सब्सक्राइब कर दे। सब्सक्राइब कर देना गाइस चैनल को अगर अभी तक नहीं किया, एंड शेयर कर दो उन सभी के साथ जिनके भी एग्जाम्स आ रहे हैं सितंबर में, जैन में और ऑनवर्ड्स। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, लैग बिल्कुल मत करिए, क्लासेस को रेगुलर बेसिस पर देखते रहिए। कोई डाउट हो तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए #लर्न विद CA पीयूष, बाय बाय।